after 2 minutes, let's start the meeting. अमित आ गए हो आप भी? अमित? यस सर। ओके। नहीं, OnGrid वाला अमित. Yeah, wait a minute. He is also joining. ये ऐसे करने वाला, ऐसे ऐसे इसमें कलर डालते तो फॉर्म को ऐसे करते हैं। So let me present the PPT first, and after that we will start the meeting. नहीं। Just hold on 2 minutes. नहीं ऐसे नहीं करना। कोई बात नहीं, अच्छा नहीं। अमित ज्वाइन कर लिया आपने? अरे फॉर्म से फॉर्म। नमकीन खाना है, नमकीन। नहीं मुझे चीनी नहीं खाना है, नमकीन खाना है, नमकीन खाना मुझे। तो बेसिक मीटिंग का एजेंडा आप सभी को पता लग गया है कि क्या रीजन था आज की मीटिंग को करने का। तो सबसे पहले OnGrid इन्वर्टर्स की जो बेसिक वर्किंग हम सभी को क्लियर होनी चाहिए। नए इंजीनियर्स ऐसे हैं जिनको थोड़ा डाउट है अभी भी OnGrid की वर्किंग को लेके। तो OnGrid इन्वर्टर क्या करता है, इसको हम ऑन ग्रिड ही क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये हमेशा ग्रिड के साथ ऑन रहता है। जब तक ग्रिड अवेलेबल है तब तक इन्वर्टर वर्किंग करेगा। और ग्रिड टाइप भी बोलते हैं इसको हम, यानी कि ग्रिड के साथ हमेशा कनेक्टेड रहता है। सो OnGrid और ग्रिड टाई का मतलब एक ही है, इन्वर्टर तब तक वर्किंग करेगा जब तक ग्रिड अवेलेबल है। अगर ग्रिड चली गई तो वहां पे इन्वर्टर कोई भी पावर प्रोडक्शन नहीं करेगा। तो बेसिक ये क्या करता है, ये सोलर पैनल की जो डीसी पावर होती है उसको एसी पावर में कन्वर्ट करता है और नेट मीटरिंग के थ्रू ग्रिड में एक्सपोर्ट करता है, और यही एनर्जी हमारे घर में भी यूटिलाइज होती है। सो दिस इज द बेसिक वर्किंग ऑफ OnGrid इन्वर्टर्स। नेक्स्ट है, किसी भी सोलर साइट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है उस साइट का सर्वे, यानी कि हमें पैनल्स कहाँ लगाने हैं, किस डायरेक्शन में लगाने हैं, कितनी हाइट पे लगाने हैं, उस बिल्डिंग की हाइट कितनी है, इन्वर्टर की पोजीशन कहाँ रखनी है, अर्थिंग के लिए कौन सी लोकेशन मिली है। तो ये बेसिक साइट लेआउट प्लान होता है। आप इस QR कोड को जब स्कैन करेंगे तो YouTube पे आपको इसका वीडियो मिलेगा। एक बार उस वीडियो को जरूर देखना ताकि उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है आप सभी को मिल सके। नेक्स्ट है, OnGrid प्रोडक्ट के अंदर UTL के OnGrid इन्वर्टर्स और अदर ब्रांड्स के OnGrid इन्वर्टर्स में क्या डिफरेंस है, फीचर्स में क्या बेनिफिट्स हैं, किस तरह से वो बाकी ब्रांड से डिफरेंट है। तो बेसिक OnGrid इन्वर्टर्स के जो फीचर्स हैं आप सबको पता होने चाहिए। OnGrid इन्वर्टर्स के अंदर LCD स्क्रीन डिस्प्ले भी है, टच डिस्प्ले के भी इन्वर्टर्स आपने मार्केट में देखे हैं। वाइड AC वोल्टेज रेंज है, यानी कि 290 वोल्ट AC तक भी इन्वर्टर वर्किंग करते हैं। इजी टू इंस्टॉलेशन है। हाई एम्पीपीटी एफिशिएंसी, यानी कि इन्वर्टर की जो एफिशिएंसी है वो 99% तक है। अगर आप 1000 वाट की पावर डीसी दे रहे हैं इन्वर्टर को तो ये आउटपुट पे आपको 990 वाट की पावर देगा। उसका रीजन क्या है, क्योंकि इसमें इनबिल्ट हाई एफिशिएंसी के कंपोनेंट यूज किए गए हैं। लो नॉइस है, यानी कि किसी भी प्रोडक्ट में एक नॉइस फैक्टर होता है कि जब उस प्रोडक्ट को हम इंस्टॉल करते हैं तो उस प्रोडक्ट से नॉइस कितनी आती है, साउंड कितना आता है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अर्थ फॉल्ट मॉनिटरिंग है, इन्वर्टर के अंदर अर्थिंग को लेके भी मॉनिटरिंग होती है, यानी कि अगर इन्वर्टर में कोई बॉडी लीकेज हुआ, इंटरनली एक्सटर्नली कोई लीकेज हो रहा है तो इन्वर्टर उसकी भी मॉनिटरिंग करता है। इनबिल्ट टाइप 2 SPD है इन्वर्टर के अंदर DC और AC साइड, यानी कि MOV जो है इंटरनली लगी होती है। किसी भी टाइप से अगर DC AC साइड से सर जाता है तो इन्वर्टर प्रोटेक्शन करता है। लो हार्मोनिक डिस्टॉर्शन, हम सब ने इसके बारे में सुना भी है लेकिन अच्छे से इसको जानते नहीं है, समझते नहीं ये होता क्या है और क्यों इम्पोर्टेंट है। देखिए, जब भी घर में ग्रिड आता है तो उस ग्रिड के अंदर वोल्टेज और करंट दो चीजें होती है, उनकी पर्टिकुलर एक वेव फॉर्म होती है, यानी कि उस वेव फॉर्म का एक पर्टिकुलर एंगल भी होता है। तो वोल्टेज और करंट की जो वेव फॉर्म होती है ग्रिड की, इसी तरह जब इन्वर्टर आउटपुट प्रोड्यूस करता है AC, तो उसकी भी एक पर्टिकुलर वोल्टेज की और करंट की
वेवफॉर्म होती है और उसका भी एंगल होता है। जब इन दोनों एंगल्स के बीच में 3% से कम का डिफरेंस होता है तो वहां पे हार्मोनिक डिस्टॉर्शन नहीं होता है। हार्मोनिक डिस्टॉर्शन का मतलब क्या होता है? आपने कभी नोटिस किया होगा, घर के अंदर जब इन्वर्टर चलते हैं तो कभी कभी लाइट फ्लिकर करना स्टार्ट कर देती है, टीवी फ्लिकर करना स्टार्ट कर देते हैं, फैन की स्पीड कम ज्यादा होनी शुरू हो जाती है। तो इसका मतलब ये होता है कि उस इन्वर्टर की आउटपुट से हार्मोनिक डिस्टॉर्शन इतना निकल रहा है कि हमारे घर के अप्लायंसेस फ्लिकर कर रहे हैं। तो जब ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स की आउटपुट और ग्रिड की वोल्टेज करंट की वेवफॉर्म के एंगल में 3% से ज्यादा का डिफरेंस आ जाता है तो वहां पे हार्मोनिक डिस्टॉर्शन होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन सभी को होनी चाहिए। लो स्टार्टअप वोल्टेज है, यानी कि इन्वर्टर आप सबने नोटिस किया होगा, जो पुराने इंजीनियर हैं, पहले इन्वर्टर्स आते थे जो 200 वोल्ट से स्टार्ट होते थे डीसी साइड से, फिर 180 वोल्ट वाले इन्वर्टर आ गए, फिर 160 वाले, फिर 150, फिर 120 वोल्ट, देन उसके बाद 100, फिर 80 वोल्ट। अभी जो इन्वर्टर मार्केट में आप देख रहे हैं वो 50 वोल्ट डीसी से भी स्टार्ट होने वाले इन्वर्टर्स। प्रोटेक्शन लेवल है, प्रोटेक्शन लेवल का मतलब है इन्वर्टर IP65 रेटेड है, आउटडोर के लिए डिजाइन है। आप सबने भी नोटिस किया होगा कि मैक्सिमम लोग इनको इंडोर में लगाते हैं, बट ये आउटडोर का प्रोडक्ट है, तो ये IP65 रेटेड होता है। इंडिपेंडेंट एमपीपीटी ट्रैकर, अगर किसी इन्वर्टर के अंदर 2 या 2 से ज्यादा एमपीपीटी हैं तो वो एमपीपीटी इंडिविजुअली वर्क करते हैं, इंडिविजुअली उनकी अपनी अपनी आउटपुट आती है, तो वो बाद में कॉमन होकर इन्वर्टर की कॉमन आउटपुट से निकलती है। तो यानी कि इन्वर्टर के अंदर जो एमपीपीटी है, नंबर ऑफ पैनल्स की जो स्ट्रिंग्स हम बनाते हैं, तो डिफरेंट पैनल्स की अगर स्ट्रिंग बनाई है तो उसको इंडिपेंडेंटली ही ट्रैक करता है। एडवांस एंटी आइलैंडिंग प्रोटेक्शन, एंटी आइलैंडिंग प्रोटेक्शन आप सभी को पता होगा कि अगर ग्रिड चली जाएगी तो इन्वर्टर मिली सेकंड में बंद होना चाहिए, तो इसी को ही हम एंटी आइलैंडिंग प्रोटेक्शन बोलते हैं। एज पर एमएनआरई, एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स, ये प्रोटेक्शन इन्वर्टर्स के अंदर होना चाहिए। पीवी ओवरलोड कैपेसिटी अप टू 30% है, यानी कि किसी भी इन्वर्टर के अंदर हम 30% ज्यादा सोलर पैनल लगा सकते हैं। इसको लगाने का क्या तरीका है, कैसे हम डीसी ओवरलोडिंग कर सकते हैं, इसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। मॉनिटरिंग एप्लीकेशन है, हम सब जानते हैं कि यूटीएल सोलर के इन्वर्टर्स जो मार्केट में आ रहे हैं, डिफरेंट एप्लीकेशन आपको देखने को मिल रही है, तो वो सभी एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे अवेलेबल हैं। लेटेस्ट एप्लीकेशन आपने नोटिस किया होगा कि यूटीएल सोलर की सन प्लस एप्लीकेशन आई है, जो कि इंडियन मेक है, इंडियन सर्वर है, इंडियन डाटा लॉगर है उसका। तो उस एप्लीकेशन में जो छोटे मोटे इश्यूज चल रहे हैं वो सब रिजोल्व हो जाएंगे इस वीक, और वो एप्लीकेशन भी स्मूथ हो जाएगी। तो यूटीएल एक ऐसी सिंगल कंपनी होगी इंडिया में जिसके पास अपनी इंडियन एप्लीकेशन। रेजिडुअल करंट मॉनिटरिंग है, किसी भी ऑन ग्रिड के प्रोडक्ट में आरसीडी डिवाइस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यानी कि अगर लोअर रेटिंग या हाई रेटिंग के इन्वर्टर में आरसीडी डिवाइस इतना नेसेसरी है, बाय चांस अगर इन्वर्टर को हम बंद करते हैं और इन्वर्टर में कोई भी रेजिडुअल करंट रह जाता है तो उससे भी ये प्रोटेक्शन करता है। वाइड एमपीपीटी वोल्टेज रेंज है, इन्वर्टर के अंदर सिंगल फेस में आपको 600 वोल्ट डीसी वोल्टेज देखने को मिलेगा, 3 फेस के इन्वर्टर्स में आपको 1000 वोल्ट डीसी वोल्टेज देखने को मिलेगा। एक्सपोर्ट लिमिटेशन, यानी कि अगर कहीं पे नेट मीटरिंग होने में डिले हो रहा है या नेट मीटरिंग नहीं हो पा रही और वहाँ पे वो सोलर प्लांट लगाना चाहते हैं प्लस डीजी का भी यूज करना चाहते हैं, तो उसके लिए जीरो एक्सपोर्ट डिवाइस का यूज होता है। इसी सेशन में हम लास्ट में इस पे डिस्कस करेंगे कि क्या एक्सपोर्ट लिमिटेशन फंक्शन होता है और क्या डिवाइस उसके लिए यूटिलाइज होता है। इंसुलेशन मॉनिटरिंग, अगर इन्वर्टर में इंटरनली एक्सटर्नली कोई भी लीकेज करंट फ्लो करता है तो इन्वर्टर उसकी भी मॉनिटरिंग करता है, प्रोटेक्शन में उसको लेके जाता है। एसी आउटपुट ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन है, एसी आउटपुट ओवर करंट प्रोटेक्शन है। तो दीज आर दी बेसिक इन्वर्टर फीचर्स, इन्वर्टर फंक्शंस जो कि आप सभी को पता होने चाहिए, ताकि जब आप दूसरे ब्रांड के इन्वर्टर के साथ कंपेयर करो या फिर कोई पार्टी, कोई डीलर या कोई कस्टमर आपको जब कंपेयर करे तो आप उसको अच्छे से समझ सको और उसको बता सको कि यूटिल इससे डिफरेंट कैसे है। 10 साल की वारंटी है, हम सब जानते हैं कि ऑन साइट वारंटी है ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स पे। नेक्स्ट है यूटीएल सोलर के जो ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स हैं वो किस किस सीरीज के इन्वर्टर हैं।
सीरीज को लेके कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे इंजीनियर्स इस डाउट में रहते हैं कि सर मुझे नहीं पता किस सीरीज का इन्वर्टर है तो कैसे पता लगे। तो आपको आज से ये डाउट नहीं होना चाहिए। इस स्लाइड में जो आप इन्वर्टर्स देख रहे हैं, ब्लू कलर के इन्वर्टर्स हैं 1.5 किलोवाट से लेके 136 किलोवाट के जो ये आपको डी और जीएक्स सीरीज के इन्वर्टर्स देखने को मिल रहे होंगे मार्केट में। तो इस लुक में जो इन्वर्टर्स हैं वो डी और जीएक्स सीरीज के इन्वर्टर हैं। डी सीरीज के इन्वर्टर आपको 13 एम्पीयर एमपीपीटी के देखने को मिले होंगे सिंगल फेस में, और जीएक्स सीरीज के इन्वर्टर आपको 20 एम्पीयर एमपीपीटी में देखने को मिले। मार्केट में आपने स्मार्ट सीरीज के इन्वर्टर भी देखे हैं। इस लुक में आपको इन्वर्टर मार्केट में देखने को मिला होगा 3 किलोवाट से लेकर 3.6 किलोवाट की रेंज में है। सिंगल फेस की रेटिंग के इन्वर्टर्स थे। प्राइड सीरीज में आपको 2 किलोवाट से लेकर 6 किलोवाट की रेंज में ये टच स्क्रीन वाले इन्वर्टर देखने को मिले होंगे। एंड नेक्स्ट लास्ट ईयर आपको प्रो सीरीज के इन्वर्टर्स 5 किलोवाट से लेकर 75 किलोवाट की रेंज में देखने को मिले होंगे। एंड इस ईयर आपको ये इन्वर्टर 1.5 किलोवाट से लेके 136 किलोवाट की रेंज में भी मार्केट में देखने को मिलेंगे। ये भी टच बटन वाले डिस्प्ले वाले इन्वर्टर्स हैं, और ये अभी मार्केट में प्रो सीरीज के नाम से आप सब देख रहे होंगे कि प्रो सीरीज के जो इन्वर्टर्स हैं बिल्कुल ये आपको सभी रेंज में मार्केट में देखने को मिलेंगे। यहाँ से नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है टेक्निकल स्पेसिफिकेशन। बहुत से इंजीनियर इससे अवेयर नहीं है कि टेक्निकल स्पेसिफिकेशन क्या है ऑन-ग्रिड इन्वर्टर्स की। हम कैसे कस्टमर को उसको बता सकते हैं, अपनी पार्टीज को कैसे बताएं कि कौन से किलोवाट के इन्वर्टर पे कितने पैनल लग सकते हैं, उनकी स्ट्रिंग कैसे बनानी है, और इन्वर्टर के एमपीपीटी कितने एम्पियर के होते हैं, कितने नंबर ऑफ एमपीपीटीज हैं, और पर एमपीपीटी में हम कितनी स्ट्रिंग लगा सकते हैं। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 10 किलोवाट का इन्वर्टर है। अभी आप सबको पता लग गया है कि हम 30% तक डीसी ओवरलोडिंग कर सकते हैं, यानी कि 13 किलोवाट के हम इस पे मैक्सिमम पैनल लगा सकते हैं। एमपीपीटी की जो वोल्टेज रेंज है वो 1100 वोल्ट तक है, जिसमें एमपीपीटी की वर्किंग वोल्टेज रेंज 120 वोल्ट से 1000 वोल्ट तक है। अब इस इन्वर्टर के अंदर 10 किलोवाट के इन्वर्टर में आपको 2 एमपीपीटी देखने को मिलेंगे, और पर एमपीपीटी आप एक स्ट्रिंग लगा सकते हैं। तो अब हमें पता लग गया है कि हम जो जितने वाट का पैनल यूज कर रहे हैं वो टोटल नंबर ऑफ पैनल्स हमारे कितने बनते हैं। तो जब हम स्ट्रिंग बनाएंगे तो हमें इस एमपीपीटी वोल्टेज रेंज का ध्यान रखना है। उस एमपीपीटी में हम कितनी स्ट्रिंग लगा सकते हैं, हमें उसका भी ध्यान रखना है। तो इस तरह से हम किसी भी ऑन-ग्रिड इन्वर्टर्स में नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स इजीली तरीके से बना सकते हैं और गाइड भी कर सकते हैं। जब हम डीसी ओवरलोडिंग की बात करते हैं तो उसका मतलब भी हमें अच्छे से पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 10 किलोवाट का इन्वर्टर है और उस पे हम 335 वाट के पैनल लगा रहे हैं और डीसी ओवरलोडिंग करना चाहते हैं, या फिर हम 250 वाट के पैनल लगाना चाह रहे हैं तो डीसी ओवरलोडिंग कर रहे हैं। बिल्कुल, हम पैनल्स कितने भी लगाएं, हमें सिर्फ ध्यान क्या रखना है कि हमें 13 किलोवाट पैनल लगाने हैं। उसको लगाने के लिए एमपीपीटी की वोल्टेज रेंज का ध्यान रखना है, और कितने एमपीपीटी है और कितनी हमें स्ट्रिंग लगानी है। तो इन 4 चीजों का ध्यान रख के हमें डीसी ओवरलोडिंग करनी होगी। 10 किलोवाट का ऑन-ग्रिड इन्वर्टर आपको रेटेड आउटपुट पावर 10 किलोवाट देगा, और ये मैक्सिमम आपको 11 किलोवाट तक भी पावर दे सकता है। और किसी भी ऑन-ग्रिड इन्वर्टर में पावर फैक्टर यूनिटी होता है, यानी कि ग्रिड से जो भी पावर फैक्टर आ रहा है उसी पावर फैक्टर के अंदर ही ये पावर को फीड करता है। और सबसे इम्पोर्टेंट होता है ऑन-ग्रिड इन्वर्टर्स के अंदर एफिशिएंसी। आप सबने नोटिस किया है कि ऑन-ग्रिड इन्वर्टर में 99% तक अप्रोक्स एफिशिएंसी होती है। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो है वैसे क्योंकि कर बेटा, इस इन्वर्टर में बहुत कम लॉसेस होते हैं एज कम्पेयर टू ऑफ-ग्रिड। नेक्स्ट है ऑन-ग्रिड इन्वर्टर में प्रोटेक्शंस क्या क्या होते हैं। हमें इसके बारे में भी पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत से अदर ब्रांड्स में वो प्रोटेक्शन नहीं होते हैं, जिससे कि इन्वर्टर बहुत ज्यादा डैमेज होते हैं। तो इसलिए हमें अपने इन्वर्टर्स के प्रोटेक्शन के बारे में पता होना चाहिए, जैसे कि डीसी रिवर्स पोलैरिटी। अगर स्ट्रिंग की वायर रिवर्स भी लगी है तो इन्वर्टर डैमेज नहीं होता है, वो प्रोटेक्शन में चला जाता है। एसी शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन है, एसी आउटपुट ओवर करंट प्रोटेक्शन है, आउटपुट ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन है, इंसुलेशन प्रोटेक्शन है। अगर इन्वर्टर में कोई लीकेज हो रहा है डीसी या एसी साइड या इंटरनली तो उसमें भी वो प्रोटेक्शन करता है। ग्राउंड फॉल्ट मॉनिटरिंग है, डीसी या एसी साइड से कोई भी लीकेज हुआ ग्राउंड में तो उसकी भी ये मॉनिटरिंग करता है।
एंटी आइलैंडिंग प्रोटेक्शन आप सब समझ गए हैं। अगर इन्वर्टर में ग्रिड चली जाती है तो इन्वर्टर उस टाइम कोई भी पावर प्रोड्यूस नहीं करता है, तो उसको एंटी आइलैंडिंग प्रोटेक्शन बोलते हैं। टेम्परेचर प्रोटेक्शन है। टेम्परेचर प्रोटेक्शन को लेके हम सब ने एक चीज नोटिस की होगी सॉरी कि पहले के पुराने इन्वर्टर्स जो होते थे, जब उनका टेम्परेचर इंक्रीज होता था तो वो इन्वर्टर प्रोडक्शन करना बंद कर देते थे। बट जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी तो इन्वर्टर्स के अंदर क्या हुआ कि इन्वर्टर जो है जब हाई टेम्परेचर पे जाता है तो उस केस के अंदर इन्वर्टर अपनी पावर प्रोडक्शन बंद नहीं करता है। वो क्या करता है, वो पावर को रिड्यूस करता है और टेम्परेचर को मेंटेन करने की कोशिश करता है। अभी इन्वर्टर का टेम्परेचर कब बढ़ता है, या तो वो इन्वर्टर आउटडोर में लगा है डायरेक्ट सनलाइट में, या फिर वो ऐसे एरिया में लगा है जहाँ पे वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं। तो इसलिए ऐसी कंडीशन में इन्वर्टर का इंटरनल टेम्परेचर और ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से वो डीरेटिंग जल्दी स्टार्ट कर देता है और उसकी वजह से ओवरऑल जो जनरेशन होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाती। तो इस चीज का भी हमें साइटों पे ध्यान रखना चाहिए। पापा मैं इससे करूंगी। सर्ज प्रोटेक्शन है, आप सब समझ गए कि डीसी साइड एसी साइड टाइप 2 की एमओयू प्रोटेक्शन होती है। इन्वर्टर का वर्किंग टेम्परेचर जो है -25 डिग्री से 65 डिग्री है। IP65 रेटेड है। नॉइस एमिशन लेस देन 30 dB है। जैसे जैसे इन्वर्टर रेटिंग बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ये जो नॉइस एमिशन है ये भी इंक्रीज होता जाता है। कुछ इन्वर्टर्स के अंदर आपको नेचुरल कूलिंग देखने को मिल रही होगी, बट अभी जो रिसेंट इन्वर्टर्स आ रहे हैं सब में फोर्स कूलिंग है। इंटरनली फैन भी लगे हैं छोटी रेटिंग में, और बड़ी रेटिंग में इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरह के फैन लगे हुए हैं। तो ये बेसिक टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है, सबको इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। आप लोगों के पास जो कैटलॉग्स रहती है एक बार इसको जरूर रीड करो ताकि आप इजीली समझ सको। ओके, यहाँ से नेक्स्ट अब आपको अमित गाइड करेंगे ट्रेनिंग के लिए, वो आपको ट्रेनिंग सेशन देंगे। तो अमित, कैन यू कंटिन्यू नाउ? थैंक यू सर। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। बेसिक नॉलेज इन्वर्टर में आवाज क्लियर आ रही है मेरी? जी सर। जी सर, आ रही है। ओके ओके, तो नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करते हैं। सोलर जो पैनल है उसकी ड्राइंग दिखा रहे हैं, और दिखाने के बारे में आपको ये है कि आपको पैनल का जो वाटेज है उसका नॉलेज होना चाहिए, उसकी VOC कितनी होती है, उसका IC कितना होता है, शॉर्ट सर्किट करंट और VMP और IMP के बारे में अपने को नॉलेज होना चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल आपने कोई भी पैनल यूज करते हैं तो अपने को ये छोटी सी बेसिक नॉलेज इन्वर्टर पे लगाने से पहले अपने को होनी चाहिए। हेलो, हाँ सर। आवाज क्लियर है ना मेरी? हाँ सर। ओके, आप सबने देखा होगा कि यूटीएल के इन्वर्टर में अभी आपको पहले के जैसे यूजर मैनुअल जो है वो नहीं मिल रही है। उसका रीजन ये है कि पेपर जो है वो वुडन से बनता है, और वुडन ट्रीज की कटिंग को कम करने के लिए हमने जो है पेपरलेस यूजर मैनुअल इन्वर्टर के जो मॉडल स्टिकर है या वारंटी कार्ड के ऊपर इस बारकोड से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो जिस भी मॉडल से वारंटी कार्ड के बारकोड के अकॉर्डिंग ही अपने उसका यूजर मैनुअल भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा इन्वर्टर का जो इंस्टॉलेशन पोजीशन है उसके बारे में ये पेज है। इंस्टॉलेशन कुछ एक इन्वर्टर जो है डायरेक्ट सनलाइट और रेनफॉल के अंदर लगाए जाते हैं, और उनका जो लगाने का पोजीशन है वो अपने लेफ्ट राइट और अप साइड से मिनिमम 2 फीट या 50 सेंटीमीटर के अंदर का गैप होना चाहिए अप डाउन राइट फिनिशिंग साइड में। इसके अलावा इन्वर्टर को अपने 15 डिग्री टिल्ट के साथ भी लगा सकते हैं ताकि उसका जो है हीटिंग का प्रॉब्लम ना आ रहे। नेक्स्ट कीजिए सर।
ये सर जो है माउस घुमा रहे हैं, जहाँ पे एरो जा रहा है उसको थोड़ा सा कंडीशन को देखते रहिए। डायरेक्ट सनलाइट में इन्वर्टर को नहीं लगा सकते। आवाज ब्रेक हो रही है। आवाज ब्रेक हो रही है अभी? अब ठीक है। सर नेक्स्ट पेज कीजिए। हेलो, हाँ सर, अमित वॉइस आ रही है मेरी? हाँ बिल्कुल आ रही है। यस सर, मैं इस पे सभी को एक पॉइंट क्लियर करता हूँ। देखिए, आप सबने फील्ड में देखा होगा कि ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स डायरेक्ट सनलाइट में लगे होते हैं। तो अब उससे क्या होगा, जब डायरेक्ट सनलाइट इन्वर्टर पे पड़ेगी तो इन्वर्टर का इंटरनल टेम्परेचर बहुत जल्दी इंक्रीज होगा और वो इन्वर्टर बहुत जल्दी डीरेटिंग स्टार्ट करेगा और ओवरऑल जनरेशन भी कम होगी। तो ऐसे केस में क्या करना है, आप वहाँ के जो इंस्टॉलर हैं, जो डीलर हैं, उनको गाइड करो। कस्टमर को नहीं बताना है, आपको उनको इन्फॉर्म कर देना, अपनी FSR रिपोर्ट में नोट कर देना है कि इन्वर्टर डायरेक्ट सनलाइट में लगा है। हमने सजेस्ट किया है कि आप इसके ऊपर एक कैनोपी लगा दो ताकि इन्वर्टर के ऊपर डायरेक्ट सनलाइट ना पड़े। और एक चीज और भी आप नोटिस करो कि इन्वर्टर के चारों तरफ का लगभग 1.5 फीट का एरिया बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, क्योंकि इन्वर्टर जब इसके फैन चलते हैं या फिर इंटरनल फैन रनिंग करते हैं तो इसकी हीट सिंक जो होती है वो नेचुरल एयर से भी कूल होती है। तो अगर इन्वर्टर के सराउंडिंग में चारों तरफ में उसका एरिया क्लियर नहीं होगा तो वहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज होगा और जिसकी वजह से इन्वर्टर फिर से डीरेटिंग स्टार्ट जल्दी कर देगा और फिर उससे ओवरऑल प्रोडक्शन कम होगी। आप सबने कंप्लेंट की होंगी कि इन्वर्टर की बॉडी बहुत ज्यादा हीट कर रही है, लेकिन वहाँ पे आपने नोटिस किया होगा कि इन्वर्टर के चारों तरफ एरिया भी कंजेस्टेड है या इन्वर्टर ऐसी लोकेशन पे लगा है जहाँ पे वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं है। तो इस चीज का हमें साइटों पे ध्यान रखना है, हमें गाइड करना है उसके डीलर को, क्योंकि इससे क्या होता है कि कभी कभार इन्वर्टर ओवर हीटिंग की वजह से उसकी इंटरनल कंपोनेंट्स भी डैमेज हो जाते हैं। तो वो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, हमें इन्वर्टर को प्रॉपर इंस्टॉलेशन के लिए गाइड करना है। ठीक है, हम कंटिन्यू करो। ठीक है, नेक्स्ट जो है इन्वर्टर की माउंटिंग है। इन्वर्टर को जो माउंट करने के लिए अपने को सर वॉइस नहीं आ रही सर। वॉइस का इशू हो रहा है, मुझे लगता है वॉइस कट कट के आ रही है। एक बार मैं रीजॉइन कर लेता हूँ। कोई बात नहीं अमित, आप रीजॉइन करो, लेट मी कंटिन्यू। ओके, इन्वर्टर माउंटिंग को लेके हमें एक चीज का ध्यान रखना है। हम सब जानते हैं कि इन्वर्टर जो है हमारा 10 ईयर वारंटी का प्रोडक्ट है। सो 10 ईयर वारंटी के प्रोडक्ट को इंश्योर कैसे करना है, सबसे पहले उसकी माउंटिंग, कि इन्वर्टर जो माउंट किया है क्या प्रॉपर वॉल के साथ माउंट किया हुआ है कि नहीं, क्या उसके फास्टनर प्रॉपर लगे हैं कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि इन्वर्टर की प्लेट हिल रही है और इन्वर्टर के गिरने के चांसेस ज्यादा हैं। तो इस चीज को साइट पे इंश्योर कर लेना है ताकि आपकी विजिट के अकॉर्डिंग, विजिट के टाइम ही वो चीज वेरीफाई हो जाए। हम अपने डीलर और इंस्टॉलर को बता सकेंगे सर यहाँ पे माउंटिंग लूज है तो आप इसको सही करवा दीजिए। अगर हमारे पास टूल है तो हम उसको खुद सही कर सकते हैं। तो इस चीज का हमें खासकर ध्यान रखना है। नेक्स्ट है DCDB ACDB की पोजीशन। हम सब जानते हैं हर एक ऑन ग्रिड इन्वर्टर के साथ DCDB ACDB लगा होता है। एज पर एमएनआरई गाइडलाइंस ये लगाना बहुत कंपलसरी है और सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी जरूरी है। बट इसकी पोजीशन का हमें खासकर ध्यान रखना है। कैसे? आपने बहुत सारी साइटों पे क्या देखा होगा कि DCDB ACDB इस तरह से ऊपर नीचे लगा हुआ है, या एक दूसरे के ऊपर नीचे लगा हुआ है, या इन्वर्टर के बिल्कुल नीचे लगा हुआ है। तो क्या होगा फ्यूचर में, जब भी कोई इंस्टॉलर, कोई डीलर सोलर साइट लगाते हैं तो वो दोबारा शायद बहुत ही रेयर जाते होंगे साइटों। तो इंटरनली क्या होता है, DCDB ACDB के अंदर जो वायर टर्मिनेशन होता है वो कहीं ना कहीं लूज हो जाता है फ्यूचर में। उसकी वजह से स्पार्किंग प्रोड्यूस होती है और कहीं ना कहीं ACDB DCDB बर्न हो जाते हैं। तो जब ये बर्न होते हैं तो ये इन्वर्टर को भी डैमेज करते हैं। इन्वर्टर ऑलरेडी 10 ईयर वारंटी वाला प्रोडक्ट है, तो उसकी वजह से जब इन्वर्टर डैमेज होता है तो इन्वर्टर आउट ऑफ वारंटी कंसीडर हो जाता है। तो इसको अवॉइड करने के लिए हमें वहाँ पे प्रॉपर गाइड करना है कि जब भी आप ACDB DCDB लगाओ तो आप इस तरह से पोजीशन में लगाओ, ताकि अगर ACDB DCDB में फ्यूचर में कोई मिसहैपनिंग होती है तो इन्वर्टर में कोई भी डैमेज चीज ना हो और इन्वर्टर की वारंटी पूरी तरह से मेंटेन रहे। नेक्स्ट है इंस्टॉलेशन पोजीशन। अब ये हम सब के लिए एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। कैसे? आप सब जब साइट पे जाते हो तो आप बहुत सारी साइटों पे क्या देखते हो कि इन्वर्टर बहुत ज्यादा हाइट पे लगा दी है।
देखो कस्टमर को इसकी नॉलेज नहीं होती है, तो हमारे जो इंस्टॉलर होते हैं, जो डीलर होते हैं, वो जब साइट लगाते हैं तो इन्वर्टर को कहीं ना कहीं ऐसी जगह हैंग कर देते हैं जहाँ पे उनको वायर डिस्टेंस कम पड़ता है, बट वो ये नहीं सोचते कि फ्यूचर में इसकी सर्विस कैसे करेंगे। तो उसके लिए भी हमें हेडेक होती है। जब हम साइट पे जाते हैं तो हमें कस्टमर को बोलना पड़ता है कि सर कोई टेबल या कोई लेटर दे दो, तो कस्टमर का भी रिवर्ट आ जाता है कि आपको ये कंपनी से लेके आना चाहिए था। तो इस तरह की अननेसेसरी थिंग्स को अवॉइड करो। अपने डीलर्स को, इंस्टॉलर को लोकली गाइड करो कि जब भी आप इन्वर्टर लगाओ तो इन्वर्टर की डिस्प्ले हमारी हाइट के इक्वल हो, ताकि कस्टमर भी उसको इजीली देख सके और हम लोग भी जब सर्विस करने जाएं तो उसको इजीली देख सके। तो इस पॉइंट को खासकर ध्यान रखो। इन्वर्टर की जो बॉटम एक्सेसरीज है उसके बारे में हम सबको पता होना चाहिए, एक बेसिक इन्फॉर्मेशन जरूर होनी चाहिए, क्योंकि बहुत से केसेस में ऐसा होता है कि बहुत सारी एक्सेसरीज जैसे MC4 कनेक्टर ऑलमोस्ट कॉमन होते हैं, डाटा लॉगर्स भी ऑलमोस्ट कॉमन होता है। तो हमें जब टेक्निकल टीम से डिस्कस करना होता है तो टेक्निकल टीम क्या बोलती है, MPPT1 की स्ट्रिंग हटा दो, MPPT2 की स्ट्रिंग हटा दो, डाटा लॉगर बाहर निकाल दो, RS485 कम्युनिकेशन का। तो इसका मेन पॉइंट ये है कि जब हमें इन्वर्टर की बॉटम एक्सेसरीज की नॉलेज होगी तो हम टेक्निकल टीम की भी बात को आसानी से समझ सकेंगे। इन्वर्टर में बेसिकली क्या होता है, DC स्विच रहता है, DC1 DC2 यानी कि MPPT1 के लिए प्लस माइनस MC4 कनेक्टर होते हैं, MPPT2 के लिए भी MC4 कनेक्टर्स दिए होते हैं, डाटा लॉगर पोर्ट दिया है, RS485 पोर्ट भी दिया होता है, लिमिटर पोर्ट भी है, AC प्लग या AC टर्मिनेशन भी होता है। तो डिफरेंट इन्वर्टर्स में, डिफरेंट रेटिंग के इन्वर्टर्स में ये जो बॉटम एक्सेसरीज होती है डिफरेंट होती है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए ताकि उसमें कोई डाउट ना रहे टेक्निकल टीम से डिस्कस करने के टाइम। सर जी हेलो, आपके जो क्वेश्चंस है वो आप नोट करके रखो ताकि हम PPT को एक तो ट्रेनिंग को कंप्लीट कर सकें और लास्ट में उन पे भी क्वेश्चंस पे आंसर करेंगे। आप अपने क्वेश्चंस नोट करके रखो। सर एक्सक्यूज मी, यस, आप इस मीटिंग की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, क्योंकि समटाइम हम काफी चीजें एक साथ जान रहे हैं तो हम उसको बाद में भी सुन सकते, समझ सकते। ओके, ठीक है, मैं इसके लिए भी प्रोसेस करता हूँ। ये PPT भी आपको ट्रेनिंग के बाद मिल जाएगी ताकि आप उसको भी इजीली समझ सको। थैंक यू सर। नेक्स्ट है इन्वर्टर की इंटरनल एसेसरीज, यानी कि इन्वर्टर बॉक्स के अंदर जो एसेसरीज रहती है उसकी हमें नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि कंपनी की तरफ से कोई एसेसरीज मिसिंग आती है तो फिर उसमें डिले होता है। तो जब हमें एसेसरीज की नॉलेज होगी तो हमें उसका एक सोल्यूशन मिल जाता है कि हाँ ये एसेसरीज अवेलेबल है तो इसको हम यूटिलाइज ऐसे कर सकते हैं। तो बेसिक एसेसरीज क्या रहती है, बॉक्स के अंदर इन्वर्टर रहता है, बेस प्लेट रहती है, उसका हार्डवेयर स्क्रू रहता है, AC प्लग है या AC टर्मिनेशन जो है, AC टर्मिनेशन इन्वर्टर के साथ आता है, AC प्लग इन्वर्टर में रहता है। कुछ इन्वर्टर्स में AC टर्मिनेशन दे दिया गया है ताकि जहाँ मिसिंग के केसेस थे AC प्लग को लेके वो सब जीरो हो गए। एंड MC4 कनेक्टर्स कॉमन हैं, आप सब जानते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनेशन के लिए MC4 कनेक्टर दिए होते हैं, DC साइड के लिए फास्टनर्स रहते हैं, यूजर मैनुअल को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट कर दिया है, डाटा लॉगर रहता है, और ये जो जियो एक्सपोर्ट डिवाइस है ये ऑप्शनल है, जहाँ रिक्वायरमेंट होगी वहीं आप कंपनी से परचेस करके इसको यूटिलाइज कर सकते हो। And this is the important points for any on-gate plants because we have to know कि कोई भी on-gate inverter body अर्थ जरूर होना चाहिए। क्यों नेसेसरी है? हम सब जानते हैं कि on-gate इन्वर्टर सिंगल फेज का 600 वोल्ट DC पे रनिंग है या 230 वोल्ट AC पे रनिंग हो रहा है, 3 फेज का इन्वर्टर 1000 वोल्ट DC पे रनिंग है या फिर 415 वोल्ट AC पे रनिंग। तो बाय चांस अगर इन्वर्टर में इंटरनली या फिर एक्सटर्नली कहीं कोई लीकेज होता है तो उसकी वजह से कुछ मिसहैपनिंग होने के चांसेस बन जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए इन्वर्टर बॉडी को प्रॉपरली हाथ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर इन्वर्टर में कोई भी लीकेज होता है इंटरनली या एक्सटर्नली तो वो जो लीकेज करंट होगा वो अर्थिंग के थ्रू अर्थ में डिस्चार्ज हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे इन्वर्टर्स में आप सबने भी नोटिस किया होगा कि कहीं ना कहीं इंस्टॉलर जो है बॉडी अर्थ नहीं करते हैं और फिर वहाँ पे लीकेज के एरर आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसलिए इस चीज़ का हमें खासकर ध्यान रखना है और अपने इंस्टॉलर और डीलर को वहाँ पे गाइड करना। ACDB DCDB ऑलमोस्ट आप सभी जानते होंगे, जो नए इंजीनियर्स होंगे उनको थोड़ा सा कम आइडिया होगा,
तो सबके लिए फिर से एक बार इसको ब्रीफ कर देते हैं। डीसीडीबी जो होता है बेसिकली हम इसको डीसी साइड यूज करते हैं, यानी कि सोलर पैनल से जो स्ट्रिंग्स बन रही हैं उसको हम डीसीडीबी में लेके आते हैं। डीसीडीबी में होता क्या है बेसिकली, या तो डीसी एमसीबी होगी या फिर डीसी फ्यूज होगा। अब इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या होता है, इन दोनों की एम्पियर रेटिंग, यानी कि जो स्ट्रिंग हम बना रहे हैं उस स्ट्रिंग में कितना एम्पियर फ्लो कर रहा है, उससे ज्यादा की रेटिंग का हमारे पास फ्यूज होना चाहिए या एमसीबी की रेटिंग होनी चाहिए। डीसी फ्यूज जो है हमें शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्शन देता है, यानी कि अगर कहीं कोई शॉर्ट सर्किट होता है या ओवरकरंट फ्लो करता है तो डीसी फ्यूज उससे प्रोटेक्शन देता है। डीसी एसपीडी जो है हमें हाई सर्ज करंट से प्रोटेक्शन देती है। अगर डीसी साइड में कोई भी सर्ज करंट आता है तो वहां पे डीसी एसपीडी जो है उस सर्ज करंट को अर्थ में फीड कर देती है। इसी तरह एसीडीबी है, एसीडीबी में बेसिकली क्या होता है, एसी एमसीबी होती है और एसी एसपीडी रहती है। सिंगल फेज के इन्वर्टर में 2 पोल की एसी एमसीबी होती है और 3 फेज के इन्वर्टर में 4 पोल की एसी एमसीबी होती है। नीचे 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 इसमें यहाँ पर बस। तो अब इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, एसी एसपीडी और डीसी एसपीडी, यानी कि डीसी साइड एसपीडी में आप सबने नोटिस किया होगा कहीं ना कहीं डीसीडीबी में एसी एसपीडी लगा दी जाती है, या फिर ऐसा होता है कि डीसी एसपीडी जो है उसकी जो वोल्टेज रेंज है वो सफिशिएंट नहीं है स्ट्रिंग के लिए, यानी कि हम स्ट्रिंग तो बना रहे हैं 1000 वोल्ट की बट उसमें डीसी एसपीडी हम 600 वोल्ट की लगा रहे हैं, ऐसा भी होता होगा। या फिर कहीं स्ट्रिंग 600 वोल्ट की और एसपीडी हमने 1000 वोल्ट की यूज कर ली, तो ये भी कहीं ना कहीं डेंजर रहता है। तो वहाँ पे इस चीज का हमें ध्यान रखना है कि अगर 600 वोल्ट की स्ट्रिंग है तो एसपीडी 600 वोल्ट की होनी चाहिए, क्योंकि अगर इससे ऊपर वोल्टेज बढ़ता है या सर जाता है तो वो प्रॉपरली वहाँ पे काम कर सके। एसी एमसीबी जो रहती है, एसी एमसीबी में हमें ये ध्यान रखना है कि इन्वर्टर आउटपुट करंट कितना मैक्सिमम आ रहा है, क्या उससे ज्यादा रेटिंग की एमसीबी हम यूज कर रहे हैं। क्योंकि मान लीजिए अगर कोई इन्वर्टर 25 एम्पीयर का करंट आउटपुट दे रहा है और हम 25 एम्पीयर की एमसीबी दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं ट्रिप होगी, कहीं ना कहीं बर्निंग के चांसेस उसके बने रहेंगे। तो इसलिए एसी एमसीबी का भी हमें वहाँ ध्यान रखना चाहिए। एसी एसपीडी जो है बेसिकली ये बाय डिफॉल्ट रहती है 310 वोल्ट या फिर 320 वोल्ट की आती है, और बहुत सी लोकल ब्रांड्स की जो एसपीडी होती हैं वो आपको फेज टू अर्थ जो होती है 285 वोल्ट देखने को मिलेगी, न्यूट्रल टू अर्थ आपको 255 वोल्ट या 265 वोल्ट देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे एक चीज आपको नोटिस करनी है कि जब हमारे इन्वर्टर की आउटपुट वोल्टेज रेंज 290 वोल्ट है तो हमें एसपीडी भी उससे ज्यादा वोल्टेज की यूज करनी चाहिए, यानी कि हमें 310 या 320 वोल्ट की एसपीडी वहाँ यूटिलाइज करनी चाहिए। नॉर्मल पोजीशन है, हम सब किसी ऑन ग्रिड की साइड पे जाते हैं तो इस तरह से हम देखते हैं कि इन्वर्टर के साथ एसीडीबी डीसीडीबी लगा होता है, तो इस तरह से हमें गाइड करना है कि इसको डिस्टेंस पे लगाना चाहिए ताकि अगर कहीं डीसीडीबी एसीडीबी में कोई डैमेज या बर्निंग होती है तो वहाँ पे इन्वर्टर में कोई मिसहैपनिंग ना हो और इन्वर्टर की वारंटी वहाँ पे मेंटेन रहे। नेक्स्ट है मॉडल स्टिकर। अब सपोज करिए आपने टेक्निकल स्पेसिफिकेशन रीड नहीं किया, कोई बात नहीं, उसके बाद आपके पास सेकंड ऑप्शन है मॉडल स्टिकर, यानी कि इन्वर्टर के राइट हैंड या लेफ्ट हैंड साइड में एक स्टिकर लगा होता है जिसमें उसे इन्वर्टर की स्पेसिफिकेशन टेक्निकल स्पेसिफिकेशन दी होती है। जैसे कि ये गीगा एक्स पावर इन्वर्टर सीरीज, यानी कि कौन सी सीरीज का इन्वर्टर है, ये GX सीरीज का इन्वर्टर है, तो इससे इन्वर्टर सीरीज क्लियर हो जाती है। UTL 10F3GT यानी कि 10 किलोवाट का इन्वर्टर है, 3 फेज का इन्वर्टर है। इस इन्वर्टर पे हम मैक्सिमम 13 किलोवाट के पैनल लगा सकते हैं। MPPT वोल्टेज रेंज 1100 वोल्ट है, MPPT की वर्किंग वोल्टेज रेंज 120 से 1000 वोल्ट है, और इसमें 20 एम्पियर बटा 20 एम्पियर यानी कि 2 MPPT का इन्वर्टर है जिसमें पर MPPT 20 एम्पियर की हम स्ट्रिंग लगा सकते हैं। ये इन्वर्टर आपको 10 किलोवाट की आउटपुट पावर देगा, मैक्सिमम 11 किलोवाट की आउटपुट पावर देगा, पावर फैक्टर यूनिटी रहता है। तो ये जो बेसिक इंफॉर्मेशन है ये आपको कस्टमर को भी गाइड करना है, कस्टमर को भी एक आपको 5 मिनट की ट्रेनिंग देनी है। वो क्यों इम्पोर्टेंट है इसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। सर ये आईएससी क्या है? आईएससी शॉर्ट सर्किट करंट। ओके ओके ठीक
नेक्स्ट है इसी मॉडल स्टिकर के अंदर जिस सीरीज का वो इन्वर्टर है उसके लिए कौन सी मॉनिटरिंग एप्लीकेशन यूज करनी है। तो बहुत से इंजीनियर इसलिए भी कॉल करते हैं कि सर कौन सी एप्लीकेशन यूज करनी है। तो मॉडल स्टिकर में उसका QR कोड दिया होता है, जब आप इसको स्कैन करेंगे तो आप प्ले स्टोर से इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। थर्ड है सर्विस। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगर हमने कस्टमर को गाइड कर दिया कि आपको जब भी कंप्लेंट लॉगिन करनी है तो आप इस सर्विस कॉन्टेक्ट नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हो या फिर इस पे कॉल भी कर सकते हो, तो आपके पास फीडबैक कॉल आ जाएगा, तो आपकी कंप्लेंट वहाँ लॉग हो जाएगी। तो इससे क्या होगा कि वो जो कस्टमर है वो आपको कॉल करने या फिर डीलर को कॉल करने की बजाय डायरेक्ट अपनी कंप्लेंट को लॉग करवा सकता है। तो इसलिए मॉडल स्टिकर का भी हमें इसकी 1 मिनट की ट्रेनिंग कस्टमर को दे देनी चाहिए। माउंटिंग स्ट्रक्चर है, हम सब जानते हैं कि सोलर पैनल को माउंट करने के लिए हम माउंटिंग स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। माउंटिंग स्ट्रक्चर डिफरेंट टाइप्स के आपको साइट पे देखने को मिलते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि माउंटिंग स्ट्रक्चर में पैनल्स प्रॉपरली माउंट हों, सिविल फाउंडेशन वर्क प्रॉपर किया हो, ताकि कभी आंधी या तूफान आता है तो पैनल डैमेज ना हो, स्ट्रक्चर डैमेज ना हो। तो इस चीज का हमें वहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। अगर हमें लगता है कि यहाँ फाउंडेशन वीक है और ये आंधी तूफान में कहीं ना कहीं डैमेज हो सकता है, तो हमें अपने डीलर को या इंस्टॉलर को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। नॉर्मल इंस्टॉलेशन इस तरह से, अगर आप साइट देखते होंगे तो इस तरह से टेबल्स बनी होती हैं, पैनल्स लगे होते हैं, डायरेक्शन साउथ फेसिंग की तरफ रहती है पैनल्स की। तो यानी कि जब भी हम सोलर पैनल लगाते हैं तो हमें पैनल का जो फेस है साउथ डायरेक्शन की तरफ रखना चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा सनलाइट उस पर गिर सके। सिविल फाउंडेशन वर्क है, नॉर्मली किसी भी स्ट्रक्चर में फाउंडेशन नेसेसरी है, क्योंकि फाउंडेशन ही उसको विंड प्रेशर बियर करने के लिए स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। तो इसलिए फाउंडेशन को भी हमें ओवरव्यू कर लेना चाहिए साइट पे। अगर हमें डाउट रहता है कि ये फाउंडेशन कहीं ना कहीं वीक है या डैमेज कर सकती है पैनल स्ट्रक्चर को, तो इसके लिए हमें इंस्टॉलर को, अपने डीलर को गाइड कर देना चाहिए। नेक्स्ट है, जब एक से ज्यादा टेबल लगी होती हैं सोलर पैनल्स की, तो हमें वहाँ ये नोटिस कर लेना चाहिए क्या वो दोनों टेबल्स जो हैं आपस में एक दूसरे के साथ अर्थिंग साथ कनेक्टेड हैं कि नहीं। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि जब हम स्ट्रिंग्स बना रहे हैं तो हमें पता है कि यहाँ पे डीसी वोल्टेज बहुत हाई है और एज कम्पेयर टू एसी डीसी बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। तो हम किसी घर में प्लांट लगा रहे हैं या फिर वहाँ सर्विस देने जा रहे हैं तो हमें इन चीजों को नोटिस कर लेना चाहिए। अगर वहाँ पे टेबल टू टेबल अर्थिंग नहीं की हुई है तो हमें वहाँ अपने इंस्टॉलर को गाइड कर देना चाहिए, ताकि अगर कहीं फ्यूचर में पैनल्स में कोई लीकेज होता है तो वो स्ट्रक्चर में लीकेज आएगा और स्ट्रक्चर से लीकेज होते हुए वो अर्थ में चला जाएगा। अर्थिंग इंस्टॉलेशन, अभी ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। क्यों? क्योंकि बहुत सी साइट्स पे आप सबने भी नोटिस किया होगा कि कहीं ना कहीं अर्थिंग की वजह से इन्वर्टर में प्रॉब्लम्स रहती हैं। नए इन्वर्टर्स होते हैं, अर्थिंग की वजह से लीकेज करंट या आइसोलेशन फॉल्ट या F23 F24 इस तरह से एरर देते हैं। तो इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, हमें क्या नोटिस करना होता है? हमें अपने डीलर इंस्टॉलर को ये गाइड करना चाहिए, जब भी वो अर्थ फिट करते हैं तो वो ये ध्यान रखें कि उस मिट्टी में कहीं पत्थर तो नहीं है। अगर पत्थर की क्वांटिटी ज्यादा है तो इसका मतलब क्या होगा कि उस अर्थ की जो रेजिस्टिविटी है वो ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं लीकेज करंट डिस्चार्ज होने में टाइम ज्यादा लगेगा और कहीं ना कहीं मिसहैपनिंग होने के चांसेस बनेंगे। तो अगर ऐसी कंडीशन होती है तो इस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए? हमें गाइड करना चाहिए कि आप 2-3 बैग साफ मिट्टी लेके उसको केमिकल के साथ मिक्स करके और फिर अर्थ पिट में फिल करें, और इस तरह से हम अर्थिंग वायर की या अर्थिंग स्ट्रिप को वहाँ प्रॉपरली टाइट करें। तो इससे क्या होगा कि जो अर्थ की रेजिस्टिविटी है वो काफी लॉन्ग टाइम के लिए मेंटेन रहेगी, लो रहेगी, जिससे कि डिस्चार्ज जो होगा लीकेज करंट का वो इजीली हो सके। अगर कहीं अर्थिंग स्ट्रिप आप साइट पे देखते हैं तो आप ध्यान रखें कि इंसुलेटर के साथ वो प्रॉपरली इंस्टॉल होनी चाहिए। नॉर्मली LA जो है, हम सब जानते हैं कि एक लाइटनिंग अरेस्टर होता है जो कि लाइटनिंग से पूरे प्लांट को प्रोटेक्ट करता है, यानी कि आसमानी बिजली से। और लाइटनिंग अरेस्टर में कभी भी आप नोटिस करो तो इसको अर्थिंग स्ट्रिप के साथ ही कनेक्ट करना चाहिए। तो अर्थिंग स्ट्रिप क्यों नेसेसरी है? क्योंकि कोई नहीं जानता कि उस लाइटनिंग की वैल्यू कितनी होगी, कितने किलो वोल्ट होगी, कितने किलो एम्पियर भी हो सकती है। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे अर्थिंग स्ट्रिप का होना बहुत नेसेसरी है, और ये एज पर एमएनआरई गाइडलाइंस भी है। तो जब भी अर्थिंग स्ट्रिप आप देखो
तो उसको इंसुलेटर के साथ ही आप गाइड करो कि ये इंसुलेटर के साथ प्रॉपरली माउंट होनी चाहिए। नेक्स्ट है MC4 कनेक्टर। अब ये बहुत छोटा सा पार्ट है, हम बड़े आसानी से इसको साइड पर लगा भी देते हैं, हटा भी लेते हैं, काट भी लेते हैं, सेट भी कर लेते हैं। बट हमें इसको लगाते समय ध्यान रखना चाहिए, हम नॉर्मली जब साइड पे MC4 कनेक्टर लगाते हैं तो उसको प्लायर से पंच कर देते हैं, या इंस्टॉलर भी करते हैं, डीलर भी करते हैं जो इंस्टॉलेशन करते हैं। तो उससे क्या होगा, फ्यूचर में कहीं ना कहीं ये वायर लूज होगी, लूजिंग की वजह से स्पार्किंग होगी, और स्पार्किंग की वजह से कहीं ना कहीं MC4 बर्न होना स्टार्ट हो जाता है, और कहीं ना कहीं वो जो आग होती है वो इतनी ज्यादा हो जाती है कि प्लांट भी उससे डैमेज हो सकता है। तो MC4 कनेक्टर जो है वन टाइम यूज के लिए रहता है। आप जब भी इसकी पिंस पंच करो तो इसको प्रॉपर क्लैंपिंग टूल से पंच करो, ताकि फ्यूचर में इसको दोबारा ना देखना पड़े। अगर ये पिंस कहीं लूज रहती हैं तो इन्वर्टर में कहीं ना कहीं लीकेज के एरर होने स्टार्ट हो जाते हैं। सेकंड है, MC4 कनेक्टर के अंदर जो रबड़ कैप होती है उसको हमेशा यूज करना चाहिए, क्योंकि बहुत से इंस्टॉलर क्या करते हैं, उस रबड़ कैप को बाहर निकाल देते हैं। फ्यूचर में क्या होता है, जब मॉड्यूल क्लीन होता है या रेनफॉल होता है तो उस केस में क्या होता है कि कहीं ना कहीं वाटर कंटेंट या फिर मॉइस्चर कंटेंट इस MC4 कनेक्टर की पिन में आ जाते हैं, और उससे फिर स्पार्किंग प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए इन छोटी सी चीजों का हमें वहाँ ध्यान रखना चाहिए, और हाई रेटिंग की साइट पे तो खासकर MC4 कनेक्टर्स का ध्यान रखना चाहिए। क्लैंप मीटर और मल्टीमीटर, आप अपने क्वेश्चन नोट करके रखो, हम लास्ट में बिल्कुल डिस्कस करेंगे। आप सबके पास क्लैंप मीटर मल्टीमीटर रहता है। आप सब जानते हैं कि जब हम सिंगल फेज की साइड पे जाते हैं ऑन ग्रिड की, तो वहाँ पे 600 वोल्ट से ज्यादा की स्ट्रिंग नहीं होती है, तो हमारा 600 वोल्ट वाला मल्टीमीटर या क्लैंप मीटर काम कर जाता है। लेकिन जब हम 3 फेज की साइड पे जाते हैं तो कहीं ना कहीं वहाँ पे वोल्टेज 800 वोल्ट, 900 वोल्ट या 1000 वोल्ट तक की स्ट्रिंग बनी होती है, और हमारे पास प्रॉपर टूल नहीं होता है उस वोल्टेज को मेजर करने के लिए। तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास वोल्टेज मीटर या फिर क्लैंप मीटर प्रॉपरली होना चाहिए, उस रेंज का 1000 वोल्ट या 2000 वोल्ट रेंज का होना चाहिए, ताकि हम वहाँ पे इजिली स्ट्रिंग को वेरीफाई कर सकें, उसकी पोलैरिटी को भी वेरीफाई कर सकें। अगर किसी इंजीनियर के पास 1000 वोल्ट रेंज का या 2000 वोल्ट रेंज का मल्टीमीटर नहीं है तो वो अपने कोऑर्डिनेटर को इन्फॉर्म करें और उनसे मल्टीमीटर ले सकते हैं। नॉर्मली जो साइड आप देखते हैं तो इस तरह से पैनल की स्ट्रिंग्स बनी होती हैं, पैनल की स्ट्रिंग्स प्लस माइनस कनेक्ट करके हम सीरीज बनाते हैं और उसको DCDB में कनेक्ट करते हैं। तो एक बेसिक ओवरव्यू दिखाया गया कि कैसे कैसे इंस्टॉलेशन आपको साइड पे देखने को मिलती है। तो जब हम DCDB में स्ट्रिंग लगाते हैं या फिर हम कभी इन्वर्टर रिप्लेस करते हैं तो हमें कट रही है। क्या सभी को आवाज कम आ रही है? नहीं सर, नहीं सर, उनकी आवाज ही कट रही है। ओके, अगर आवाज या PPT किसी क्लियर नहीं है तो प्लीज एक बार रिजॉइन कर ले ताकि वो क्लियर दिखे आपको। जब भी हम DC साइड की बात करते हैं तो हमें सबसे पहले जब हम DCDB में स्ट्रिंग लगाते हैं तो वहाँ पे हमें मल्टीमीटर या क्लैंप मीटर की हेल्प से उस स्ट्रिंग की वोल्टेज को चेक कर लेना चाहिए, थोड़ी देर के बाद कर लेना है प्लीज। को चेक कर लेना चाहिए कि प्लस जो वायर है वो फ्यूज में लगनी चाहिए, माइनस जो वायर है वो टर्मिनल में लगनी चाहिए। तो इस तरह से हमें इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। और जब DCDB से इन्वर्टर हम कनेक्शन करते हैं तो वहाँ पे भी हमें फिर से उसकी वोल्टेज और पोलैरिटी को वेरीफाई कर लेना चाहिए ताकि कोई मिस्टेक ना हो। कई बार क्या होता है कि यहाँ पे पोलैरिटी रिवर्स होती है तो इन्वर्टर की डिस्प्ले ही ऑन नहीं होती। तो इस केस में फिर डीलर क्या करते हैं, कंप्लेंट लॉग कर देते हैं, और फिर जब इंजीनियर विजिट करता है तो वो वेरीफाई करता है कि सर यहाँ पे तो स्ट्रिंग रिवर्स थी, वायर पोलैरिटी रॉन्ग थी, तो उसको सही करते ही वो इन्वर्टर वर्किंग में आ जाता है। तो इस तरह की कंडीशंस का हमें ध्यान रखना है। क्यों परेशान कर रही हो? इसी तरह ACDB के लिए जब हम इन्वर्टर टू ACDB वायरिंग करते हैं तो सिंगल फेज के इन्वर्टर में आप सब जानते हैं फेस, न्यूट्रल और अर्थ तीन ही वायर यूज होती हैं। तो AC प्लग है या फिर AC टर्मिनेशन है, उसमें प्रॉपर वायर को हमें टर्मिनेट करना चाहिए, या फिर 3 फेज का इन्वर्टर है और AC प्लग है या AC टर्मिनेशन है तो RYB यानी कि L1, L2, L3 न्यूट्रल और अर्थ वायर को उसी पोजीशन में लगाना चाहिए। यहाँ पे हमें एक चीज का और ध्यान रखना चाहिए कि जब हम AC टर्मिनेशन करते हैं इन्वर्टर के लिए तो वहाँ पे हमें थिम्बल का प्रॉपर यूटिलाइज कर लेना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में बहुत जल्दी ऐसा नहीं होगा कि हम उस साइट को दोबारा जाके ये वेरीफाई कर लें कि AC प्लग की वायर प्रॉपर
लगी हुई हैं या लूज हो गई है या फिर क्या है। तो ऐसी सिचुएशन को करेक्ट करने के लिए वहां पे प्रॉपर थिम्बल का यूटिलाइज कर लेना चाहिए, ताकि फ्यूचर में होने वाली मिस हैपनिंग से भी हम इन्वर्टर को बचा सकें, पूरे प्लांट को भी बचा सकें। नॉर्मली आप एसी साइड की जो वायरिंग देखेंगे तो इस तरह से एसी प्लग एसीडीबी से कनेक्टेड रहता है, एसीडीबी फिर किसी एलटी पैनल, फिर नेट मीटरिंग, इस तरह से ऑलरेडी कनेक्टेड रहती है। और अर्थिंग वायर भी आप साइड पे इस तरह से देखते होंगे। और ओवरऑल जो वायरिंग है डीसी एसी साइड की, इस तरह से आपको ये वायरिंग देखने को मिलती है उस साइड पे। तो बेसिक वायरिंग है, आप सब ध्यान रखें कि डीसी और एसी साइड की अर्थिंग कहीं भी कॉमन नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो उस केस में मिस हैपनिंग इन्वर्टर में दोनों साइड ही होगी, डीसी और एसी साइड। क्यों? क्योंकि अगर डीसी साइड से सर्ज आया तो वो सर्ज अर्थिंग वायर के थ्रू फिर से एसी साइड में चला जाएगा, अगर अर्थिंग कॉमन की हुई है तो। अगर एसी साइड से सर्ज आया तो वो डीसी साइड चला जाएगा, तो कहीं ना कहीं वो डैमेज ही करेगा पूरे प्लांट को। तो इस चीज का हमें खासकर ध्यान रखना चाहिए। डिस्प्ले पैनल, अभी इन्वर्टर का जो डिस्प्ले पैनल है आप सब जानते हैं, नॉर्मल इंडिकेशंस दिए होते हैं, उनके मीनिंग्स भी हमें पता है। लेकिन ये चीज हमें कस्टमर को भी बतानी चाहिए कि सर डीसी का इंडिकेशन तब ऑन होगा जब डीसी सप्लाई आएगी, ग्रिड का इंडिकेशन तब ऑन होगा जब ग्रिड वोल्टेज आ रही होगी, वर्किंग का इंडिकेशन तब ऑन होता है जब इन्वर्टर वर्क कर रहा हो, और अलार्म का इंडिकेशन तब आएगा जब इन्वर्टर में कोई फॉल्ट आता है तो इन्वर्टर अलार्म इंडिकेशन ऑन कर दे। इसमें 4 बटन होते हैं, बैकअप, डाउन, एंटर, या फिर टच डिस्प्ले वाला बटन है तो उसके बारे में हम गाइड करेंगे। तो इस तरह से बेसिक इंफॉर्मेशन कस्टमर को भी बतानी है। अब नेक्स्ट है डिस्प्ले पैनल्स पे पैरामीटर्स क्या आते हैं। अब ये क्यों इम्पोर्टेंट है? अब नॉर्मली आप एक चीज समझना, अगर इन्वर्टर में कोई फॉल्ट आता है तो कस्टमर सबसे पहले क्या करेगा, उस डीलर को, उस इंस्टॉलर को या अपने लोकल इंजीनियर को कॉल करेगा। वो ये बोलेगा कि सर लाल इंडिकेशन ग्लो कर रहा है, इन्वर्टर में फॉल्ट है, आप कंप्लेंट लॉक करवा दो। तो नॉर्मली मैक्सिमम केसेस में ऐसा ही होता है, कंप्लेंट लॉक हो जाती है। लेकिन अगर आप कस्टमर को गाइड करके आए हो कि सर मैंने आपको बोला था इन्वर्टर के राइट हैंड साइड में मॉडल स्टिकर दिया हुआ है, उस पे सीरियल नंबर भी है, कितने किलोवाट का इन्वर्टर है, डिस्प्ले पैनल्स पे जो फॉल्ट आ रहा है उस फॉल्ट में क्या एरर शो कर रहा है, तो उसके बारे में आप मुझे बता दो ताकि मैं समझ सकूं कि क्या फॉल्ट है। तो बेसिक क्या करते हैं हम, इन्वर्टर डिस्प्ले पे कितनी पावर प्रोड्यूस कर रहा है, स्टेट क्या है, स्टैंड बाय है, चेकिंग है, नॉर्मल है या कोई फॉल्ट आ रहा है, कितनी वो पावर प्रोड्यूस कर रहा है, सोलर पैनल से कितनी वोल्टेज आ रही है, कितना एम्पियर आ रहा है, एसी साइड कितनी वोल्ट और कितना एम्पियर फ्लो कर रहा है, डेट टाइम है, अगर कोई जीरो एक्सपोर्ट फंक्शन हम यूज कर रहे हैं तो मीटर ऑप्शंस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑप्शंस आते हैं। तो बेसिक डिस्प्ले फंक्शंस के बारे में जब हम कस्टमर को गाइड कर देंगे तो हम इजीली फिर समझ सकते हैं कि डिस्प्ले पे ये एरर आ रहा है और उसका ये मतलब होता है, और ये सोल्व होगा या नहीं होगा उस पे हम डिसीजन ले सकते हैं। नेक्स्ट है जीरो एक्सपोर्ट फंक्शन। हमने स्टार्टिंग में इस पे डिस्कस किया कि जीरो एक्सपोर्ट लिमिटेशन भी इन्वर्टर में यूज होता है, जीरो एक्सपोर्ट फंक्शन दिया होता है, इनबिल्ट फंक्शन होता है, बट इसके लिए हमें जीरो एक्सपोर्ट डिवाइस का यूज करना होता है। सिंगल फेज के इन्वर्टर में हम सीटी का यूज करते हैं। ये जो सीटी है ये सिंगल फेज के इन्वर्टर के लिए यूटिलाइज होती हैं। ये नॉर्मली आपको 100/50 मिली एम्पियर रेटिंग की देखने को मिलेगी या फिर 100/33 मिली एम्पियर रेटिंग। बहुत सिंपल है, बहुत से इंजीनियर इस चीज से अवेयर नहीं है कि जीरो एक्सपोर्ट फंक्शन क्यों है, किस लिए दिया गया है, कहाँ यूज करना है। तो इसको हम क्लियर करते हैं कि जहाँ पे नेट मीटरिंग होने में डिले हो रहा है। आप सब जानते हैं कि ऑन ग्रिड प्लांट जब लगता है तो कहीं ना कहीं 10 दिन, 5 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीने नेट मीटरिंग होने में टाइम निकल जाता है। कस्टमर ने पैसा दिया हुआ है, प्लांट लगा हुआ है, बट कोई भी जनरेशन नहीं हो रही। तो ऐसे केस में वो क्या कर सकता है, वो जीरो एक्सपोर्ट डिवाइस का यूज करके अपने प्लांट को सेम डे ही स्टार्ट कर सकता है। कैसे? जितना भी वो लोड चलाएगा उतनी ही इन्वर्टर पावर प्रोड्यूस करेगा और कोई भी पावर एक्सपोर्ट नहीं होगी इस जीरो एक्सपोर्ट डिवाइस को यूज करने के बाद। कनेक्शंस कैसे हैं? मेन मीटर से जो भी फेस वायर आ रही है उस फेस वायर में हमें सीटी को हैंग कर देना है और सीटी के एरो डायरेक्शन को ग्रिड की साइड कर देना। और इस सीटी की 2 वायर होती हैं, उन 2 वायर को हमें कम्युनिकेशन प्लग में लगा देना है और इस प्लग को हमें इन्वर्टर में लगा देना है। उसके बाद इन्वर्टर में सेटिंग्स होती हैं जीरो एक्सपोर्ट फंक्शन को ऑन करने के लिए।
उन सेटिंग्स को हमें ऑन कर देना है। ये जो सेटिंग्स है ये यूजर मैनुअल में भी दी हुई है। सेकंड, आप टेक्निकल टीम की हेल्प लेके भी वो सेटिंग कर सकते हैं। तो जितना भी वो घर में लोड चलाएगा तो सोलर पैनल उतनी ही पावर प्रोड्यूस करेंगे और वही पावर घर के अंदर यूटिलाइज होती रहेगी और कोई भी पावर एक्सपोर्ट नहीं होगी। प्लीज अपना माइक म्यूट रखें। स्मार्ट सीरीज के इन्वर्टर में भी आप जीरो एक्सपोर्ट सॉरी तो यानी कि स्मार्ट सीरीज के इन्वर्टर में भी आप जीरो एक्सपोर्ट फंक्शन को यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हमें इसके कनेक्शन के बारे में पता होना चाहिए। इसमें एक RJ45 कनेक्टर दिया जाता है साथ में, यानी कि टेलीफोन में जो हम कनेक्टर यूज करते थे उस टाइप का ही कनेक्टर होता है। और इसमें हम 1 नंबर और 8 नंबर की वायर को यूज करते हैं। आप यूजर मैनुअल में इसकी वायरिंग को अच्छे से देख सकते हैं। 1 नंबर पिन पे हम CT की प्लस वायर यूज करेंगे, 8 नंबर पिन पे हम CT की माइनस वायर यूज करते हैं। तो CT को हम फेस वायर में हैंग कर देते हैं और एरो डायरेक्शन ग्रिड की तरफ रखते हैं। तो इस तरह से हम स्मार्ट सीरीज में भी जीरो एक्सपोर्ट फंक्शन का यूज करते हैं। अब इन्वर्टर में सेटिंग्स क्या होती हैं उसके बारे में हमें थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। एक मिनट प्लीज। एक सेटिंग ऑप्शन आएगा, जब आप इस पे एंटर करेंगे तो एक पासवर्ड मांगता है 2014। इसमें 2 ऑप्शन दिखेंगे, सेफ्टी और एक्सपोर्ट कंट्रोल। सेफ्टी के ऑप्शन पे हमें एंटर करके CT के ऑप्शन पे जाना है और वहां उसकी वैल्यू को 00 सेट कर देना। उसी तरह से वापस हमें एक्सपोर्ट कंट्रोल पे आना है, वहां पे P ग्रिड बायस को हमें इन्वर्टर सेट कर देना। तो इस तरह से एक स्मॉल सेटिंग है। स्मार्ट सीरीज के इन्वर्टर में जिन्होंने लगाए होंगे उनको बिल्कुल पता होगा। तो इस तरह से ये जीरो एक्सपोर्ट की सेटिंग हम करते हैं। उसी तरह प्राइड सीरीज के इन्वर्टर में भी सेम है। CT की जो इंस्टॉलेशन है वो बिल्कुल सेम है सभी इन्वर्टर्स में। सिंगल फेज के अंदर CT की जो दोनों वायर होंगी वो कम्युनिकेशन प्लग में हमें लगानी है। कम्युनिकेशन प्लग में 9 नंबर और 10 नंबर पिन पे हम CT की वायर को लगाते हैं और ये जो कम्युनिकेशन प्लग है ये हम इन्वर्टर में इंस्टॉल करते हैं। इसकी सेटिंग कैसे करनी होती है? इन्वर्टर डिस्प्ले पे सेटिंग ऑप्शन आएगा, वहां पे आपको CT मोड पे जाना है और CT को इनेबल कर देना है। तो इस तरह से बहुत इजीली तरीके से हम प्राइड सीरीज में भी जीरो एक्सपोर्ट फंक्शन को इनेबल कर सकते हैं। प्रो सीरीज का इन्वर्टर है जो कि लेटेस्ट मार्केट में आपको यही देखने को मिल रहा होगा। इसमें बेसिकली अभी तक जो हम इन्वर्टर में यूज कर रहे थे जीरो एक्सपोर्ट मीटर के साथ ARP कंट्रोलर यूटिलाइज कर रहे थे, बट अभी ऐसा नहीं है। अभी आप प्रो सीरीज में सिर्फ जीरो एक्सपोर्ट डिवाइस का यूज करके ही जीरो एक्सपोर्ट फंक्शन को यूटिलाइज कर सकते हो। तो इसके लिए क्या वायरिंग कनेक्शन है वो थोड़ा सा हमें समझ लेना चाहिए, ताकि जब भी हम साइट पे जाए तो हमें ये ध्यान रहे कि जीरो एक्सपोर्ट डिवाइस मैंने सुना भी है और मैंने यूजर मैनुअल में इसको रीड भी किया है और उसके वायरिंग कनेक्शंस भी देखे। तो कैसा होता है इसका वायरिंग कनेक्शन, थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं इस पे। अब 3 फेज के इन्वर्टर में हम जीरो एक्सपोर्ट डिवाइस क्यों यूज करते हैं, मीटर क्यों यूज करते हैं?
देखिए नया नया तो इसकी हेल्प 3 कर दो। फेज की साइट है, अगर कोई हमें नहीं आइडिया होता कि वो कितने किलोवाट की नहीं, साइट होगी, वहाँ लोड कितना देखिए चलता है, तो इसलिए देख जब हम 3 फेज की साइट के लिए जीरो एक्सपोर्ट डिवाइस की बात करते हैं तो हमें सिटी बेस्ड जीरो एक्सपोर्ट डिवाइस को ही यूज करना चाहिए। और सिटी की जो रेटिंग है ये बेसिकली लाइन पे चल रहे उस लोड एम्पियर पर डिपेंड करती है कि उस लाइन में कितने लोड का कितने एम्पियर का लोड चल रहा है। मान लीजिए इस लाइन में 100 एम्पियर का लोड चलता है तो हम 200 एम्पियर की सिटी वहां यूज करेंगे। तो एक बेसिक वायरिंग है कि मेन लाइन में हमने सिटी को हैंग कर देना है, 3 सिटी यहाँ यूज होंगी। इन तीनों सिटी की वायर को हमें जीरो एक्सपोर्ट मीटर में इंस्टॉल कर देना है और इस जीरो एक्सपोर्ट मीटर से कम्युनिकेशन वायर इन्वर्टर को जाती है। तो इस तरह से एक ओवरऑल व्यू देखने को मिलेगा आपको। तो यानी कि इस लाइन पे जितना भी लोड चल रहा होगा सिटी उस लोड के एम्पियर को सेंस करेगी, उस एम्पियर को वो इस जीरो एक्सपोर्ट डिवाइस में सेंस करवाएगी और जीरो एक्सपोर्ट डिवाइस जो है इन्वर्टर को कमांड देगा। कि लाइन पे 100 एम्पियर का लोड चल रहा है तो आप 100 एम्पियर के अकॉर्डिंग पावर प्रोड्यूस करो। तो जब भी जीरो एक्सपोर्ट मीटर हम यूज करते हैं तो उसके पैरेलल में हमें एसपीडी का यूज कर लेना चाहिए, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जब भी सर्च करंट आता है तो वो मेन ग्रिड लाइन से ही आता है। तो ये जो जीरो एक्सपोर्ट डिवाइस है इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमें एसपीडी को पैरेलल यूटिलाइज कर लेना चाहिए। तो यूजर मैनुअल में इसका वायरिंग कनेक्शन बिल्कुल आप क्लियर देख सकते हैं। आप अगर लोकल एरिया में हैं तो आप अपने डीलर को, अपने इंस्टॉलर को वहां गाइड कर सकते हैं। सर आप सेम डे प्लांट ऑन कर सकते हो जीरो एक्सपोर्ट डिवाइस लगा के। इसके लिए टेक्निकल टीम भी आपकी पूरी सपोर्ट करेगी। नेक्स्ट है मॉनिटरिंग एप्लीकेशन। बहुत से इंजीनियर को डाउट रहता है कि कौन सी सीरीज के इन्वर्टर के लिए कौन सी एप्लीकेशन का हमें यूज करना चाहिए। तो आई थिंक आज से आपको ये डाउट नहीं होगा। आप सबको पता लग गया है कि इन्वर्टर के राइट हैंड साइड में जो मॉडल स्टिकर दिया गया है उसमें एप्लीकेशन का क्यूआर कोड भी है। उस एप्लीकेशन के क्यूआर कोड को हम डाउनलोड करके, स्कैन करके उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो फिर भी एक ओवरव्यू हम देते हैं। इस तरह के जो इन्वर्टर है आप सब जानते हैं, आप ये डी और जीएक्स सीरीज का इन्वर्टर, इसके लिए यूटीएल सोलर की एप्लीकेशन। इस तरह के इन्वर्टर जो 2024 में आए थे हम सब जानते हैं कि उसके लिए भी हमने यूटीएल सोलर एप्लीकेशन को यूज किया था। और नेक्स्ट है प्रो सीरीज के इन्वर्टर जो अभी लेटेस्ट मार्केट में आ रहे हैं। आपको 1.5 किलोवाट से लेके 136 किलोवाट की रेंज में देखने को मिलेंगे ये इन्वर्टर। उसके लिए यूटीएल सोलर सन प्लस एप्लीकेशन, जो कि यूटीएल सोलर की अपनी इंडियन एप्लीकेशन है और अपना ही इंडियन डाटा लॉगर यूज किया गया है और इंडियन सर्वर ही यूटिलाइज किया गया। तो एप्लीकेशंस में थोड़ा बहुत इशू चल रहा है जो कि इस वीक में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आई थिंक आज से ही कुछ डाटा सही हो गया उस एप्लीकेशन का। तो प्रो सीरीज के अंदर 2025 के इन्वर्टर्स में आपको यूटीएल सोलर सन प्लस एप्लीकेशन का यूज करना है। राइट सीरीज के इन्वर्टर के लिए यूटीएल सोलर पीवी प्लस की एप्लीकेशन है। स्मार्ट सीरीज यानी कि जीएक्सएस सीरीज के इन्वर्टर के लिए यूटीएल सोलर कनेक्ट प्लस एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन को लेके कोई डाउट नहीं होना चाहिए माइंड में आप सभी को। आप सब साइट पे गए हैं तो आप इजीली उस एप्लीकेशन को क्यूआर कोड से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या आपको याद है तो आप उसको इजीली डाउनलोड करके रख सकते हैं और कस्टमर को भी इसके बारे में गाइड कर सकते हैं। अब हम सब के लिए एक नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जब भी इंजीनियर ऑन ग्रिड की साइट पे जाता है तो हम लोगों ने क्या नोटिस किया उस केस में कि एक ही इंजीनियर दस साइटों पे गया जिसमें से 5 साइटों पे सेम ही फॉल्ट आ रहा है और वो हर बार साइट पे जाने के बाद टेक्निकल टीम से डिस्कस करता है, डिटेल में बात करता है और फिर उस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करता है। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा स्मार्ट और साइलेंट तरीके से काम करना है।
अगर आपको कस्टमर ने कॉल किया है और कस्टमर ने बोला है कि सर इन्वर्टर वर्किंग नहीं कर रहा है, आप कंप्लेंट लॉग करवा दो या मैंने कर दी है और आप विजिट कर लो, तो वहां पे हमें कस्टमर से पूछ लेना चाहिए कि सर इन्वर्टर में क्या फॉल्ट आ रहा है। तो ऐसा हम क्यों पूछेंगे? यस, ऐसा हम क्यों पूछेंगे? क्योंकि जब हमने विजिट की थी फर्स्ट टाइम, तो हमने वहाँ कस्टमर को ट्रेनिंग दी थी कि सर इसमें ये मॉडल स्टिकर है, डिस्प्ले पे ये पैरामीटर आते हैं, इसमें अगर कोई एरर आएगा तो वो यहाँ पे आपको दिखेगा। तो जब कस्टमर आपको वो एरर बता देता है तो उससे ये वेरीफाई हो जाता है कि क्या आपका वहाँ विजिट करना नेसेसरी है या फिर वो ऐसा फॉल्ट है जो कि सोल्व हो सकता है। और सेकंड, या फिर वो ऐसा फॉल्ट है जो कि कस्टमर खुद भी सोल्व कर सकता है। कैसे? बहुत सी साइटों पे क्या होता है कि जब लाइट चली जाती है तो वहां पे इन्वर्टर में F35 या ग्रिड लॉस्ट फॉल्ट आ जाता है। तो फिर कस्टमर क्या सोचता है कि इन्वर्टर में फॉल्ट है तो मैं कंप्लेंट लॉग कर देता हूँ। और जब कंप्लेंट लॉग करने के बाद इंजीनियर विजिट करता है तो वो क्या देखता है कि ये इन्वर्टर तो नॉर्मल वर्किंग कर रहा है। तो ऐसी कंडीशंस में कुछ एरर्स ऐसे भी रहते हैं जो कि सेल्फ रिकवर हो जाते हैं, लेकिन कुछ एरर्स ऐसे होंगे जो कि आपको पता लग जाएगा भी यहाँ पे इन्वर्टर का इशू नहीं है, कहीं ना कहीं इंस्टॉलेशन को लेके इशू है। या फिर कुछ एरर्स ऐसे होंगे जिससे आपको क्लियर हो जाएगा, टेक्निकल टीम भी आपको बता देगी कि इस एरर में रिप्लेसमेंट ही होनी है, तो आप रिप्लेसमेंट लेके ही साइट पे विजिट करो। तो इससे टाइम बचेगा। कस्टमर को जो हम अटेंड कर रहे हैं, तो फर्स्ट टाइम में जब हम अटेंड करने जा रहे हैं तो उसको 100% सॉल्यूशन दे के आ रहे हैं। तो इसलिए, क्योंकि जब कंप्लेंट लॉग होती है तो वहां पे एरर कोई नहीं मेंशन करता। 80% कस्टमर एरर नहीं मेंशन करते, वो सीधा लिखते हैं कि नॉट वर्किंग या फिर अलार्म इंडिकेशन। तो हमें वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से आप लोगों को साइट पे विजिट करना पड़ता है और उसकी वजह से अननेसेसरी कॉलिंग रहती है। तो इसलिए कस्टमर से डिस्कस होने के बाद अगर क्लियर होता है कि वो किस टाइप का एरर है, उस कंडीशन में क्या वो सोल्व होने वाला एरर है या फिर विजिट के बाद सोल्व होने वाला है या फिर वो रिप्लेसमेंट से ही सोल्व होने वाला एरर। कैसे? जैसे इन्वर्टर में F23 का एरर आ रहा है, तो F23 हम सब जानते हैं कि ये AC साइड के लीकेज का एरर है। तो कहीं ना कहीं एक्सटर्नल या इंटरनली इन्वर्टर में कोई लीकेज हो रहा है जिसकी वजह से F23 एरर आ रहा है। F24 है DC साइड का लीकेज का एरर है। इन्वर्टर में जो स्ट्रिंग लगी है या DCDP लगी है उसमें कहीं ना कहीं लूज कनेक्शन है या स्ट्रिंग में कोई लूज MC4 कनेक्शंस हैं जिसकी वजह से इन्वर्टर लीकेज शो कर रहा है। F30 है AC मेन कनेक्टर फेलियर, यानी कि कहीं ना कहीं ग्रिड वोल्टेज नहीं मिल रही है प्रॉपर या इन्वर्टर की रिले फेल हो चुकी है। तो इससे भी हमें पता लग जाता है कि इन्वर्टर में उस टाइप का एरर है। तो ये एरर जो है ये आपको यूजर मैनुअल में देखने को मिलेंगे। इन्वर्टर की यूजर मैनुअल कहाँ से मिलेगी आपको? जो वारंटी कार्ड है उस वारंटी कार्ड के QR कोड से आप उस यूजर मैनुअल को डाउनलोड कर सकते हो, आप उसको देख सकते हो कि जो इन्वर्टर में एरर आ रहा है मुझे उसमें क्या डिसीजन लेना है, टेक्निकल टीम से क्या सजेशन मिल सकता है, उस पर भी आप डिस्कस कर सकते हो। तो इसलिए एरर्स के बारे में आप सबको अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। सभी सीरीज के इन्वर्टर में ये एक्सेस सीरीज का इन्वर्टर है या फिर प्राइड सीरीज है या फिर अभी प्रो सीरीज के इन्वर्टर हैं, तो इस तरह से एरर्स आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। प्रो सीरीज के इन्वर्टर्स के लिए मैं आप सबको एक चीज अभी क्लियर कर देना चाहता हूँ ताकि आपको फ्यूचर में इसका बेनिफिट दिखे। नॉर्मली प्रो सीरीज के इन्वर्टर में क्या होगा कि 3 फेज का इन्वर्टर है तो वहां पे कहीं ना कहीं कनेक्टिंग शो हो रहा होगा डिस्प्ले पे। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो इन्वर्टर वर्क नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये होगा कि उस इन्वर्टर के साथ जो स्ट्रिंग हमने लगाई है उस स्ट्रिंग में 100% लीकेज है। तो हमें वहां पे उस स्ट्रिंग की वोल्टेज को वेरीफाई करना है अर्थ के रिस्पेक्ट में, ताकि हमें पता लग सके कि स्ट्रिंग में लीकेज है, किस स्ट्रिंग में लीकेज नहीं है, और जो हेल्थी स्ट्रिंग होगी उससे हम उस स्ट्रिंग के इन्वर्टर को स्टार्ट कर सकते हैं। तो प्रो सीरीज में इस चीज का आपको खासकर ध्यान रखना है, क्योंकि पहले के जो इन्वर्टर थे उसमें लीकेज करंट की वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा थी, लेकिन उसका जो
में इम्पैक्ट दिखा वो ये दिखा कि मार्केट में कहीं ना कहीं उसकी वजह से इन्वर्टर्स में फेलियर इंक्रीज हुआ। तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए हमने उस लीकेज वैल्यू को बिल्कुल बाइंड कर दिया है, ताकि इन्वर्टर में अगर लीकेज की वजह से कोई एरर या कोई इश्यू आता है तो उसको हम रोक सकें, हम अपने फेलियर्स को कम कर सकें। तो ये आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बहुत जल्दी होने वाला है, शायद कुछ इंजीनियर्स को हो भी गया होगा इसका एक्सपीरियंस। इस स्लाइड में हमने ये दिखाने की कोशिश करी है कि यूटीएल के इन्वर्टर्स में अभी तक यूटीएल सोलर ने मार्केट में किस किस टाइप्स के इन्वर्टर्स दिए हैं, कौन सी सीरीज के इन्वर्टर दिए हैं, उसके डाटा लॉगर कैसे दिखते हैं, उसकी एंड्रॉइड एप्लीकेशन कौन सी है, उसके लिए आईओएस एप्लीकेशन कौन सी है। तो इस स्लाइड से आप सभी टाइप्स के इन्वर्टर्स देख सकते हो, उसकी एप्लीकेशन देख सकते हो, उसके डाटा लॉगर भी आप इजीली वेरीफाई कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल डाउट में नहीं रहना है। अगर आपको कोई डाटा लॉगर मिलता है या आपको एप्लीकेशन को लेके कोई डाउट रहता है तो आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो इस स्लाइड से। पुरानी सीरीज के इन्वर्टर हैं, पुराने इंजीनियर्स जो होंगे उनको बिल्कुल अच्छे से पता होगा कि के सीरीज के इन्वर्टर थे, उसके डाटा लॉगर इस टाइप से ब्लैक और ब्लू कलर में देखने को मिलते थे। वाईफाई और जीपीआरएस लॉगर आपको मार्केट में देखने को मिले होंगे, के सोलर प्लस ऐप देखने को मिली होगी। इसी स्लाइड में हमने एक चीज और भी ऐड करी है, जो हमने डिस्कस किया कि जीरो एक्सपोर्ट डिवाइस। तो एक क्वेश्चन रेज होता है कि कौन से इन्वर्टर के लिए कौन सी डिवाइस यूज करनी है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि सिंगल फेस इन्वर्टर के लिए आपको सिर्फ सीटी का यूज करना है, सीटी की रेटिंग भी मेंशन है, आपको यूटीएल से ही ये प्रोवाइड हो जाएगी। और 3 फेस के जो इन्वर्टर है उसमें आप जीरो एक्सपोर्ट डिवाइस, जीरो एक्सपोर्ट मीटर का यूज कर सकते हैं। इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आप इजिली अपने कस्टमर को भी सजेस्ट कर सकते हैं। अब सीटी को लेके मेन पॉइंट ये होता है कि सीटी की एम्पियर रेटिंग हमारे पास यूटीएल के पास किस रेटिंग में ये अवेलेबल है। जैसे 200/5 एम्पियर की सीटी यूटीएल के पास है, 600/5 एम्पियर की सीटी अवेलेबल है, 1000/5 एम्पियर की भी सीटी अवेलेबल है। सबसे बड़ी रेटिंग की सीटी भी यूटीएल के पास अवेलेबल। तो इस तरह से सीटी की भी अवेलेबिलिटी आपको मिल जाएगी, आप इजीली सीटी रेटिंग सेलेक्ट करके उस सीटी को यूटीएल से भी ले सकते हैं। मेरे आसन को आप वो कोने में छुपा देती है, मैं कैसे अब उठाऊं बताओ। नीचे बैठ जाओ, इस साइड पर क्यों बैठ जाऊं? नेक्स्ट है एसओपी डिटेल। अब ये जो डिटेल है ये आपकी और टेक्निकल टीम के बीच का डिस्कशन है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ स्टेट्स के इंजीनियर्स ऐसे हैं जिनको बिल्कुल एक्सपीरियंस है कि टेक्निकल डिटेल्स का क्या मीनिंग्स है, एसओपी डिटेल्स का क्या मीनिंग्स है। तो वो लोग जब साइट पे जाते हैं तो वो बिल्कुल स्मार्ट और साइलेंट तरीके से काम करते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, वो जब साइट पे जाते हैं तो वहाँ पे वो पहले से ही डिस्प्ले का वीडियो बना के शेयर कर देते हैं टेक्निकल टीम को, डीसीटीबी एसीटीबी क्लियर फोटो शेयर कर देते हैं, डीसी साइड का वोल्टेज वीडियो, एसी साइड का वोल्टेज वीडियो वेरीफाई कर लेते हैं। वो इस तरह से वेरीफाई करने के बाद जब टेक्निकल टीम उनको वेरीफाई करती है तो वो इजीली अपना डिसीजन दे पाते हैं कि ये जो फॉल्ट आ रहा है, ये जो इन्वर्टर में इश्यू आ रहा है, इसको आप ऐसे रेक्टिफाई कर सकते हो, या फिर इस एरर के अंदर अब आपको रिप्लेसमेंट ही देना पड़ेगा। तो इससे क्या होता है कि मैक्सिमम इंजीनियर्स क्या करते हैं, नए इंजीनियर्स जो होते हैं वो साइट पे जाते हैं, कस्टमर के सामने टेक्निकल टीम को कॉल लगाते हैं, फिर काफी देर बात चलती है, एक एक करके डिटेल शेयर होती है और बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इस चीज को अवॉइड करना है, हमें पहले एसओपी डिटेल बना के भेज देनी है। इसमें 2 ही डिसीजन होंगे, या तो वो इन्वर्टर वर्किंग में आ जाएगा या फिर वो इन्वर्टर रिप्लेसमेंट में जाएगा। इसके अलावा कोई तीसरी कंडीशन नहीं बनेगी। अगर तीसरी कंडीशन बनती है तो वो सिर्फ ऑब्जर्वेशन के लिए बनेगी। हाँ, इन्वर्टर में कोई फॉल्ट था वो हमने सोल्व कर दिया, तो कल मॉर्निंग और परसों भी हमें उसको वेरीफाई करना है। तो इसलिए एसओपी डिटेल इंपॉर्टेंट है, आपने जाते ही एसओपी डिटेल बना देनी है। अगर किसी साइट पे आपका डीलर या फिर आपका डिस्ट्रीब्यूटर या इंस्टॉलर गया है तो उसको भी आप गाइड कर सकते हो। इसका बेनिफिट क्या है, अगर किसी केस में उस इन्वर्टर के एरर में रिप्लेसमेंट प्रोसेस करना है
तो एसओपी डिटेल आपकी ऑलरेडी आ चुकी है, कंप्लेंट डिटेल आपने ऑलरेडी टेक्निकल टीम को दे दिया है, तो टेक्निकल टीम सेम डे ही रिप्लेसमेंट पे प्रोसेस कर देती है, जिससे कि वो इन्वर्टर विद इन 24 आवर डिस्पैच होने के चांसेस उसके बढ़ जाते हैं। तो इसलिए एसओपी डिटेल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको बिल्कुल सही तरीके से बिल्कुल क्लियर फोटो भेज के एसओपी डिटेल्स टेक्निकल टीम को शेयर कर देनी चाहिए। नेक्स्ट है ऑनगिट टेक्निकल सपोर्ट टीम्स में कॉन्टेक्ट नंबर। मैक्सिमम इंजीनियर्स के पास उनके एरियाज के ऑनगिट टेक्निकल टीम के कॉन्टेक्ट नंबर हैं। अगर कोई नए इंजीनियर्स हैं तो वो भी इसको नोट कर सकते हैं। आप अपने एरिया के इंजीनियर से ही डिस्कस करिए, व्हाट्सएप के थ्रू, कॉलिंग के थ्रू, मैसेज के थ्रू। जब भी आप एसओपी डिटेल शेयर करते हैं तो वहां पे आपको 15 मिनट्स का वेट करना चाहिए, क्योंकि आप सब जानते हैं कि कहीं ना कहीं कॉल फ्लो चलता रहता है। तो विद इन 15 मिनट्स आपको टेक्निकल टीम रिवर्ट करेगी कि इस एरर को आप ऐसे सोल्व करिए या इस एरर में रिप्लेसमेंट प्रोसेस होनी है, तो आप एसओपी डिटेल शेयर करके साइट से लीव कर सकते हैं। और अगर किसी इंस्टॉलर को, किसी डीलर को, किसी डिस्ट्रीब्यूटर को, किसी पार्टी को ऑनग्रिड सब्सिडी या नेट मीटरिंग या ऑनग्रिड इंस्टॉलेशन से रिलेटेड काम करवाना है, तो अनिल का नंबर जरूर नोट करें, उसको शेयर करें, ताकि वो अनिल से डिस्कस करके ये चीजों को प्रोसेस कर सकें। क्योंकि बहुत सारे डीलर नए होते हैं जिनको आइडिया नहीं होता है कि नेट मीटरिंग कैसे करवानी है, या बहुत सारे ऐसे इंस्टॉलर होते हैं जिनको इंस्टॉलेशन का प्रॉपर आइडिया नहीं होता है, तो कंपनी से भी 1-2 बार इंस्टॉलेशन करवा के ट्रेनिंग ले सकते हैं। लास्ट है वारंटी पॉलिसी। हम सब जानते हैं कि ऑनग्रिड इन्वर्टर्स के अंदर हम 10 साल की वारंटी दे रहे हैं। अब उस वारंटी के लिए वैलिड टर्म्स कंडीशन क्या हैं, किस कंडीशन में इन्वर्टर आउट ऑफ वारंटी होगा, तो ये सब चीजें आपको यूजर मैनुअल में देखने को मिलेंगी। यूजर मैनुअल के एंड में ये वारंटी पॉलिसी मेंशन है, ये आपको कस्टमर को भी बतानी चाहिए ताकि कस्टमर भी उसको इजीली रीड कर सके, इंस्टॉलर डीलर भी उसको रीड कर सके। क्योंकि बहुत सारे केस में ऐसा होता है कि इन्वर्टर कहीं ना कहीं आउट ऑफ वारंटी कर दिया जाता है और उसका रीजन भी कंफर्म किया जाता है, और वही सेम रीजन इस वारंटी पॉलिसी में भी दिया होता है। एंड सेकंड है कि इन्वर्टर पे कितने साल की वारंटी है, मॉनिटरिंग डिवाइस पे कितने साल की वारंटी है, और अगर कहीं जियो एक्सपोर्ट डिवाइस यूज कर रहे हैं तो उस पे कितने साल की वारंटी है, तो ये भी इसमें बिल्कुल क्लियर मेंशन है। तो लास्ट इज थैंक यू। आप सबने बिल्कुल पेशेंस तरीके से सुना, समझा, और अभी हम 1 बाय 1 करके आपके क्वेश्चन सुनेंगे, और उन क्वेश्चन से हम कोशिश करेंगे कि सभी को उसकी नॉलेज मिल सके, ताकि जो रनिंग इश्यूज चल रहे हैं, जो रनिंग केस आ रहे हैं, उनको वो इजीली और फास्ट तरीके से सॉल्व कर सकें। तो एक एक करके आप अपने क्वेश्चंस करते जाएं ताकि हम उसके आंसर दे सकें। हेलो सर। यस सर थैंक यू सर। सर आपने मिस्टर अनिल जी का नंबर बोला था, तो एक्चुअली वो स्लाइड में हमें दिखा नहीं। ओके, या वेट अ मिनट। आप ये नंबर नोट कर सकते हैं। ठीक है, डन सर। एंड वन मोर थिंग सर। या सर हमारे ये कस्टमर्स, सर हमारे जैसे कुछ कस्टमर्स हैं, उनके यहाँ जो इन्वर्टर की वाईफाई रेंज है, अगर हम बात करें उनके सेटअप, उनका जो डोंगल है उससे उसकी कवरेज नहीं होती है, तो वो कहते हैं कि आपने पहले क्यों नहीं बताया, इसकी रेंज और होनी चाहिए थी। अब मैं ऊपर जा जाके, क्योंकि एज्ड पीपल है, वो इरिटेट होते हैं, नहीं इतनी एनर्जी के ऊपर जाके देखें, और हम उनको जब ऐप के बारे में बताते हैं तो कहते हैं हम नहीं चला सकते, तो आपको पहले बताना था। या राइट। देखिए, अब हम सबको एक चीज समझनी है, जब भी हम ऑनलाइन मॉनिटरिंग करते हैं या एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन करते हैं या वाईफाई कॉन्फ़िगरेशन साइट पे करने जाते हैं, तो हमें सबसे पहले ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि अगर घर में लोकल वाईफाई लगे हैं, लोकल वाईफाई और इन्वर्टर के लॉगर के बीच में 3 मीटर से ज्यादा का डिस्टेंस ना हो।
अगर ऐसा नहीं है तो सेकंड ऑप्शन ये होता है कि उस एरिया में, उस पर्टिकुलर हाउस के अंदर हम वाईफाई की रेडियस को इंक्रीज करवा सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि दोनों ऑप्शन बनते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि इंजीनियर गाइड कर देते हैं कि आप मॉडेम को एक्सटेंड करके इन्वर्टर के पास लेके जाइए, या फिर हम वहाँ पे ये भी गाइड कर सकते हैं कि सर आप इसकी रेंज को इंक्रीज करवा लीजिए। क्योंकि मेजर पॉइंट ये होता है कि लोगर को 30% से ज्यादा अगर सिग्नल स्ट्रेंथ मिल जाती है लोकल वाईफाई की, तो वो इजिली अपना डाटा ट्रांसफर करना स्टार्ट कर देता है। एंड सेकंड पॉइंट एक बार मैं यहाँ क्लियर करना चाहता हूँ आप सभी को, मैक्सिमम जो यूजर्स हैं वो 5G वाईफाई यूज कर रहे हैं घर के अंदर, कमर्शियल्स में भी, इंडस्ट्रियल्स में भी। तो यहाँ पे हम सबको ये नॉलेज होनी चाहिए कि हमारा जो डाटा लोगर है वो 2.4 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे काम करता है, 4G को सपोर्ट करता है, 5G को भी सपोर्ट करता है। लेकिन जो ये जो 5G मॉडेम आए हैं इनके अंदर डिफरेंट बैंड दिए होते हैं। एक बैंड होगा 5G पे काम कर रहा होगा, सेकंड बैंड होगा 4G पे काम करेगा, थर्ड बैंड होगा 2.4 गीगाहर्ट्ज पे भी काम करेगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर हम ये बात करें कि हम 5G डाटा लोवर क्यों नहीं दे रहे, क्योंकि 5G डाटा लोवर जो है वो एज कम्पेयर टू 2.4 गीगाहर्ट्ज लोवर की कॉस्ट में बहुत ज्यादा महंगा है, और महंगा प्रोडक्ट कोई कस्टमर लेना नहीं चाहता है। सबसे बड़ा रीजन यही है। तो इसलिए मार्केट में मैक्सिमम 2.4 गीगाहर्ट्ज पे चलने वाले ही लोगर्स है, और 5G लोगर्स आपको नेक्स्ट ईयर में भी देखने को मिल जाएगी। तो इन पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना। तो सर आपका कहने का मतलब ये है कि जो हमारे डेटा लॉगर्स हैं ये सर एक बार ये पॉइंट प्लीज फिर से बताइए। ओके, देखिए डाटा लोगर और लोकल वाईफाई के बीच में 3 मीटर से ज्यादा का डिस्टेंस नहीं होना चाहिए, यानी कि 10 फीट। सेकंड, जो डाटा लोगर को लोकल वाईफाई मिल रहा है उसकी सिग्नल स्ट्रेंथ जो है 30% से अबव होनी चाहिए। कैसे पता लगता है? जब हम वाईफाई कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो वहाँ पे जो फर्स्ट पेज ओपन होता है तो वहाँ पे SSID हमारे लोकल वाईफाई का नाम आता है और उसकी सिग्नल स्ट्रेंथ भी आती है। तो वहाँ पे हमें उस सिग्नल स्ट्रेंथ को देख लेना चाहिए कि सिग्नल स्ट्रेंथ कितनी मिल रही है। अगर ये 30% से बिलो है तो दो ही तरीके हैं, या तो हम मॉडेम को एक्सटेंड करके ऊपर लेके आए इन्वर्टर के पास, या फिर हम उस लोकल वाईफाई की नेटवर्क रेडियस रेंज को इंक्रीज कर दें। तो सर ये जो रेडियस को इंक्रीज करने का है वो जो हमारे टेक्निकल टीम गई है, जो हमारी से जब हम इंस्टॉल करने गए, हमारे सुपरवाइजर गए, वो अपने आप कर सकते हैं ये लोकल रेडियस? देखिए मॉडेम जिस भी कंपनी का हम यूज कर रहे हैं, चाहे वो जियो है, चाहे टेंडा है, जिस भी कंपनी का है, हमें उसके ऑपरेटर से डिस्कस करना है। वो हमें उसकी सेटिंग्स बताएंगे और उसकी मॉडेम की रेंज को इंक्रीज करने का तरीका बताएंगे। ओके, ठीक है। हाँ ओके सर, एक चीज और है मुझे पूछनी थी आपसे। 1 मिनट सर, ये रिवर्स एसी वोल्टेज प्रोटेक्शन आप समझा सकते हैं क्या? एसी वोल्टेज प्रोटेक्शन, रिवर्स एसी वोल्टेज प्रोटेक्शन, रिवर्स एसी नहीं, रिवर्स डीसी। आपने ये नोटिस किया होगा ना फीचर्स के अंदर। लाओ चावल। देखो इन्वर्टर के अंदर क्या होता है, डीसी और एसी साइड दोनों तरह से ही रिवर्स प्रोटेक्शन होता है। कैसे? अगर आपने डीसी साइड प्लस और माइनस वायर रिवर्स लगा दिया तो इन्वर्टर बिल्कुल भी ऑन नहीं होगा, क्योंकि उसको डीसी वोल्टेज ही नहीं मिला। सेकंड, एसी साइड में क्या होता है कि जब हम फेस और न्यूट्रल की बात करते हैं तो अगर हमने इसको रिवर्स लगाया तो इन्वर्टर आउटपुट नहीं देगा, लेकिन अगर हमने न्यूट्रल की जगह अर्थिंग लगा दिया तो इन्वर्टर आउटपुट जरूर देगा, क्योंकि वो अर्थिंग को एज ए न्यूट्रल कंसीडर करके ही चलेगा। बट वहाँ पे आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, वो कहीं ना कहीं पावर को अप डाउन कर रहा होगा। और 3 फेज के इन्वर्टर में रिवर्स का जो सीन है, आप RYB फेज को कैसे भी इंटरचेंज करके लगा सकते हो, कोई इशू नहीं, इन्वर्टर चलता है। लेकिन आप न्यूट्रल और आपको उसी पोजीशन पे ही लगा के रन करो। अगर ये रिवर्स हो गया तो इन्वर्टर कहीं ना कहीं मिसहैपनिंग प्रोड्यूस करता है और वो प्रोटेक्शन में चला जाता है। थोड़ी सी ओके। तो सर जैसे हम लोग अपने प्लांट जहाँ पर इंस्टॉल करते हैं उसके हेल्थ चेकअप के लिए क्वार्टर विजिट कराते हैं, जो हमारे अप्रोचेबल अगर वो है साइट,
तो हम उसमें जो हमारे सुपरवाइजर है उनको ट्रेन करते हैं कि आपको क्या क्या चीजें चेक करनी है। यस लाइक आप थोड़े से सर पैरामीटर्स बता सकते हैं कि क्या बहुत जरूरी है चेक करना। यस यस देखिए, इसके लिए आपको इंस्टॉलेशन इंस्पेक्शन चेकलिस्ट के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। जी बिल्कुल है। या देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, हम पैनल साइड की जब बात करते हैं तो हमें ये इंश्योर करना है कि हमारा फाउंडेशन प्रॉपर है या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि 3 महीने बाद वो फाउंडेशन जो है वीक पड़ना स्टार्ट हो गया। ताकि जो स्ट्रक्चर्स के लिए हार्डवेयर हमने लगाए हैं क्या वो प्रॉपरली टाइट है या नहीं, पैनल्स के लिए जो हार्डवेयर यूज किया प्रॉपरली टाइट है या नहीं, फिर जो हमने एमसीवर कनेक्टर यूज किए हैं कहीं ऐसा तो नहीं कोई एमसीवर कनेक्टर लूज था या बर्न हुआ पड़ा है, उसको हमें देख लेना चाहिए। फिर उसके बाद जब हम डीसी वायरिंग की बात करते हैं, डीसीडीपी के पास हमें सभी स्ट्रिंग्स की वोल्टेज को वेरीफाई कर लेना चाहिए, अर्थ के रिस्पेक्ट में भी वेरीफाई कर लेना चाहिए। क्योंकि ऐसा कई बार होता है कि कहीं ना कहीं पैनल्स जो है लीकेज प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देते हैं या डीसी वायर कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर को टच करना स्टार्ट कर देती है, जिसकी वजह से डीसी साइड का लीकेज इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। सर इसको करने का क्या मतलब, आप थोड़ा सा मुझे गाइड करेंगे कि कैसे ये सुपरवाइजर चेक करेगा डीसीडीबी साइड? डीसीडीबी के लिए देखिए, ये पॉइंट जो है आप सभी इंजीनियर्स के लिए भी है। इसको हम कैसे चेक करते हैं, जब आप डीसी साइड चेक करते हो तो सपोज करिए आपने प्लस टू माइनस वोल्टेज चेक किया और वो वोल्टेज आया 600 वोल्ट। ओके, हमें पता है कि हमने 12 पैनल सीरीज में लगा रखे हैं 540 वाट के, जिसके अप्रोक्स वीओसी रेंज 600 वोल्ट बनती है, तो उतनी वोल्टेज आ रही है। अगर ये वोल्टेज रेंज कहीं ना कहीं 35-40 वोल्ट कम आती है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं एक पैनल जो है प्रॉपर वोल्टेज नहीं दे रहा है। मान लीजिए मैंने 12 पैनल सीरीज की और मेरी वोल्टेज 500 वोल्ट आ रही है, जबकि वो आनी चाहिए थी 600 वोल्ट की नहीं आ रही, तो उस केस में मुझे ये इंश्योर हो जाना चाहिए मेरी एक पैनल की वोल्टेज कम आ रही है। सेकंड, प्लस टू अर्थ, जब हम प्लस टू अर्थ वैल्यू चेक करेंगे, डीसी साइड का अर्थिंग होना चाहिए वो, तो वहां पे वो वैल्यू 20-25 वोल्ट से कम आनी चाहिए डीसी वोल्टेज। इसी तरह माइनस टू अर्थ जब हम चेक करेंगे तो वो भी वोल्टेज 20-25 वोल्ट से बिलो होना चाहिए। एज पर स्टैंडर्ड वो 5 वोल्ट से बिलो होना चाहिए। लेकिन अगर कहीं ना कहीं आपने ये नोटिस किया कि प्लस टू अर्थ 300 वोल्ट आ रहा है और माइनस टू अर्थ भी 300 वोल्ट आ रहा है, तो आप ये इंश्योर कर लेना कि आपकी स्ट्रिंग के अंदर 100% लीकेज है। अब ये जो वोल्टेज हमने चेक करी है, इसको चेक कैसे करना, इन्वर्टर से आपको स्ट्रिंग को निकाल देना। ऐसा ना हो कि इन्वर्टर में स्ट्रिंग लगी और हम डीसीडीपी में चेक कर रहे हैं, तो उस केस में सेम कंडीशन बनेगी। जब आपने इन्वर्टर से स्ट्रिंग बाहर निकाल दी और वैल्यू चेक करी तो आपकी वैल्यू बिल्कुल सही आएगी और आपको वेरीफाई हो जाएगा कि कौन सी स्ट्रिंग आपकी लीकेज कर रही है। अच्छा सर, आपने सॉरी आपने कहा प्लस टू अर्थ प्लस डीसी साइड में प्लस टू अर्थ हम एक बार चेक करेंगे और फिर माइनस टू अर्थ चेक करेंगे। यस। हाँ, और इस केस में इनका जो वेरिएशन सर आपने बताया था, एक बार मुझे प्लीज बता दीजिएगा। ठीक है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ। कोई स्ट्रिंग लगी है जिसका प्लस टू माइनस 600 वोल्ट आ रहा है। हाँ। जब हम प्लस टू अर्थ वैल्यू चेक करेंगे तो इट शुड बी बिलो 20 वोल्ट। ये अगर ये 20 वोल्ट से कम आ रहा है तो वो मेरी स्ट्रिंग प्लस टू अर्थ के रिस्पेक्ट में ओके है। माइनस टू अर्थ भी जब हम चेक कर रहे हैं तो वो 20 वोल्ट से कम आना चाहिए, तो इट मींस कि वो स्ट्रिंग बिल्कुल हेल्थी है, इन्वर्टर 100% काम करेगा। लेकिन अगर किसी केस में आपको ये लगा कि प्लस टू अर्थ 600 वोल्ट है, माइनस टू अर्थ 300 वोल्ट आ रहा है और प्लस टू अर्थ भी 300 वोल्ट आ रहा है, तो इट मींस उस स्ट्रिंग के अंदर 100% लीकेज है। आपको उस लीकेज को वेरीफाई करना है। ओके, ठीक है सर, ये डीसी-डीबी साइड हमने देख लिया। एंड नेक्स्ट है एसी साइड। एसी साइड का मतलब है जब हम सिंगल फेज की बात करते हैं तो फेज टू न्यूट्रल 230 वोल्ट आना चाहिए, फेज टू अर्थ 230 वोल्ट से नियर आना चाहिए। पूरा 230 नहीं आना चाहिए, 229 जरूर आए। और माइनस न्यूट्रल टू अर्थ, वो आपका जो दोनों का डिफरेंस है उसका वोल्टेज आना चाहिए, यानी कि 1 वोल्ट आना चाहिए। अगर इसकी वैल्यू में कहीं इंटरफेरेंस है या फिर वैल्यू अप डाउन हो रही है तो कहीं ना कहीं हमारी अर्थिंग वीक है। कई बार क्या होता है कि फेज टू न्यूट्रल 230 आ रहा है, फेज टू अर्थ मेरा 234 वोल्ट हो रहा है, फेज
फेस टू न्यूट्रल 230 है, बट फेस टू अर्थ 234 और न्यूट्रल टू अर्थ मेरा 4 वोल्ट है। तो इसका मतलब वो अर्थिंग वीक है वहाँ पे, इसलिए वो वैल्यू ज्यादा शो कर रहा है। इतनी सर क्या ऐसा है कि फेस टू न्यूट्रल हमेशा हायर साइड होना चाहिए? यस, फेस टू न्यूट्रल हायर होगा और फेस टू अर्थ उससे लोअर होना चाहिए। लोअर होगा। ओके। यस, देन न्यूट्रल टू अर्थ आपके दोनों का डिफरेंस आएगा। अब जब हम 3 फेस की साइड पे जाते हैं तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, जब हमारी टेक्निकल टीम बात करती है तो वो कहती है कि आप एसी साइड वोल्टेज चेक करो। तो वो लोग क्या करते हैं, फेस टू न्यूट्रल वैल्यू चेक कर लेते हैं और फिर वो बोलते हैं कि सर तीनों फेस आ रहे हैं, इन्वर्टर जो है ग्रिड लॉस फॉल्ट दिखा रहा है। बट वो ये नहीं चेक करते फेस टू फेस वोल्टेज, यानी कि R2Y, R2B एंड B2Y। कई बार क्या होता है कि रूरल एरिया में एक फेस डिस्कनेक्ट हो जाता है तो बाकी 2 फेस पे गवर्नमेंट रनिंग कर देती है लाइन को। ऐसी कंडीशन में 3 फेस इन्वर्टर कभी भी काम नहीं करेगा। 3 फेस इन्वर्टर को फेस टू फेस वोल्टेज प्रॉपर मिलना चाहिए, तभी वो वर्किंग करेगा। सर ये बात बहुत समझ में नहीं आई मेरी, थोड़ा सा अगर फेस टू फेस वोल्टेज उससे मिलना चाहिए। अगर सर 2 फेज आ रहे हैं और एक नहीं आ रहा है तो इन्वर्टर वर्क नहीं करेगा। तो इन्वर्टर वर्क नहीं करेगा। यस, फेस टू फेस का मतलब है जैसे फेस टू न्यूट्रल 230 वोल्ट है, वैसे ही फेस टू फेस वोल्ट 415 वोल्ट आना चाहिए। R2Y, R2B एंड B2Y। ओके। हेलो। यस। सर जी, मैं अहमदनगर से, महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ, अक्षय। मेरा एक क्वेश्चन था सर, मैं एक 100 किलोवाट के प्लांट पे अभी उसका ऑब्जर्वेशन चल रहा है सर। उसका जो है पीक पे वो जो है टोटल नंबर ऑफ जो अपना 100 किलोवाट का है, 127 किलोवाट के उस पे पैनल लगे हुए हैं सर। ओके। वो जो पीक हिट करता है ना, तो एक बार मैंने इसको रिप्लेस भी करके दिया है। अभी अमित सर यहाँ पे अहमदनगर में आए थे, अपना डीलर मीट था उस समय। तो वो डीलर ने बात भी किया हुआ है अमित सर से। उसका कैलिब्रेशन का इशू था सर पहले, जो मॉर्निंग से ई टुडे में जो जनरेशन दिखाता था ना, वो स्टार्टिंग से 350-400 के आसपास से वो जनरेशन दिखा रहा था, वो आगे हो जाता था। वो पहली बात तो वो कैलिब्रेट किया है सर अमित सर ने। अभी उसके बाद दूसरा वो तो प्रॉब्लम अपना रिजॉल्व हुआ। 2 दिन से लगभग कल से मैं ऑब्जर्वेशन कर रहा हूँ उसका, तो कल 318 यूनिट उसने जनरेट किया था सर। अभी जो अपना वेदर है वो क्लाउडी रहता है अभी जो इस सीजन में, और आज 355 यूनिट उसने जनरेट किया हुआ है। ओके। तो उसमें जो पीक आवर्स आता है ना सर, तो वो पीक आवर्स 2.5 घंटा या हो गया 2.25-3 घंटा इस आसपास मतलब आता है। तो मुझे पीक आवर्स का एक कंसेप्ट समझना है, पीक आवर्स एग्जैक्टली है क्या चीज? मतलब वो जो मैक्सिमम आउटपुट हिट कर रहा है इन्वर्टर, वो कितने समय तक हिट कर रहा है वो चीज है, या मतलब मैं वो समझ नहीं आ रहा है वो। बेसिकली एप्लीकेशन पे जो पीक आवर आता है वो वही होता है कि इन्वर्टर कितनी देर तक पीक पावर प्रोड्यूस करता रहा। यानी कि सपोज करिए 127 किलोवाट के पैनल लगे और इन्वर्टर आउटपुट जा रही है 100 किलोवाट तक। तो 100 किलोवाट आउटपुट ऐसा नहीं है कि कंटिन्यू रहती है, कहीं ना कहीं क्लाउड आ जाता होगा तो डाउन हो जाती होगी, फिर क्लाउड हटता होगा तो अप हो जाती होगी। तो उसने क्या नोटिस किया कि एवरेज जो मेरी 100 किलोवाट पावर आई है वो 2.5 घंटा कंटिन्यू आती रही है। तो इस तरह से वो उस पीक पावर को कंसीडर करके एप्लीकेशन पे शो करता है। ओके, समझ गया। ठीक है। ओके। हेलो सर, सुनील बात कर रहा हूँ। हाँ जी। महाराष्ट्र बुलढाना से। सर मेरा ऐसा एक दिक्कत है कि बहुत सारे अपने जो नए सिस्टम आते हैं सर, उसके अंदर कुछ एक्सेसरीज काम आती है, तो नए सिस्टम के अंदर कुछ अपने फॉल्टी सिस्टम बहुत निकल रही है। वहाँ पे जो टेस्टिंग वाले ओके से टेस्टिंग करके सिस्टम भिजवाते नहीं क्या सर? यस, ये एक छोटी सी प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत बड़ा इशू है। आप सबने कई बार नोटिस किया होगा कि नया इन्वर्टर वर्किंग नहीं करता है। तो उस केस में क्या होता है, कंपनी के अंदर ऑलरेडी वो केस सबसे पहले क्वालिटी टीम को ही शेयर होता है, क्वालिटी टीम का रिस्पॉन्स भी आता होगा, देन उसके बाद वो फीडबैक मैनेजमेंट को भी जाता है। क्योंकि हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये होता है कि नया प्रोडक्ट कहीं गया, किसी के घर लग रहा है और वो नया प्रोडक्ट जाते ही नहीं चल रहा है, तो ये बहुत बड़ा पॉइंट बनता है। तो ऐसे केस में क्वालिटी नहीं, साइट पे कस्टमर से खराब हो रहा है ना, वो बोलता है तुम्हारी कंपनी का सिस्टम बोगस है, वो बाद में दूसरा सिस्टम लगा लेता। बहुत
बहुत सारे बिल्कुल, ऐसे बिल्कुल। मेरे हाथ में से आज तक 25 यूनिट ऐसे गए कि वो कंपनी फॉल्टी आ रहे। यस यस, तो आपका जो फीडबैक है वो ऑलरेडी क्वालिटी टीम को गया होगा। क्वालिटी टीम इस पे कैसे काम करती है, वो लोग क्या करते हैं, इस पे सबसे पहले एक इंटरनली कापा रन होता है। कापे का मतलब होता है कि करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शंस होते हैं उसके अंदर, कि ये जो फॉल्ट आया है हम कैसे इंश्योर करेंगे कि ये फॉल्ट हमारे स्टॉक के इन्वर्टर में भी नहीं होना चाहिए। सेकंड, हमारी प्रोडक्शन लाइन पे भी इस तरह का एरर नहीं आना चाहिए। थर्ड, अगर किसी डीलर डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास यूनिट्स गए हुए हैं तो क्या उनमें ये एरर तो नहीं आए। इस तरह से क्वालिटी टीम पूरी चैन के साथ वहाँ काम करती है। ऑलरेडी डीलर डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी फीडबैक गया होगा इसका कि सर आपके पास कितने यूनिट्स बचे हैं, वो यूनिट्स आप हमें रिटर्न दे दो, हम आपको दूसरे यूनिट्स भेज देंगे। उसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, सॉल्यूशन ही नहीं मिल रहा। हम बार बार बोलते कि नया सिस्टम में फॉल्टी निकल रहे, बट वहाँ पे क्या रिप्लेस कर दो तो सामने वाला ग्राहक बोलता कि भाई मैं इतना पैसा दे रहा हूँ तो मैं काय को फॉल्टी पीस लगाऊं। ठीक है, देखो रिप्लेसमेंट रहेगा। रिप्लेसमेंट आने के बाद ऐसा तो नहीं है कि रिप्लेसमेंट इन्वर्टर भी नहीं चलता है। पॉइंट ये है कि कहीं ना कहीं मेन पावर मिस्टेक कर रही है, कहीं ना कहीं प्रोसेस से मिस्टेक हो रही है, कहीं ना कहीं क्वालिटी भी उसको इग्नोर कर रही है। अमित सर या तो संगम सर से बात करने के बाद वो बोलते हैं सिस्टम रिप्लेस कर दो। सुनील जी 2 मिनट बात सुन लेंगे मेरी प्लीज? हाँ बोलिए सर। हाँ सर, हाँ जी सर, हार्दिक बात कर रहा हूँ गुजरात से, सुरेंद्रनगर से। सर रिप्लेसमेंट का जो आपने बोला उस बात से मैं एग्री नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पास 5.3 के और 4.6 की कई कंप्लेन ऐसी आई हुई है जिसमें दो बार इन्वर्टर रिप्लेस होके भी वही फॉल्टी ही आता है रिप्लेस में भी। ओके, किस टाइप का एरर है वो? सर अभी मेरे पास 3 यूनिट वैसे आ गए, मेरे पास रिप्लेस होने के बाद भी फॉल्टी सिस्टम 3 यूनिट ऐसे आ गए कि वो भी नहीं चले साइट पे। नहीं, क्या एरर आ रहा है, क्या एरर आता है डिस्प्ले पे? डिस्प्ले वो स्टैंड बाय मोड में ही चले जाते। हाँ, स्टैंड बाय मोड में 3 किलोवाट का इन्वर्टर है। 5 किलोवाट का, 3 किलोवाट का और एक 6 किलोवाट का, ऐसे 3 सिस्टम मेरे पास आ गए। जस्ट अभी तक कंप्लेन मेरी ओपन है। ओके, 5 और 6 किलोवाट के जो इन्वर्टर है, क्या वो व्हाइट कलर वाले हैं या ब्लू कलर वाले हैं, यानी कि GX सीरीज है, प्रो सीरीज? नहीं, आपने GX सीरीज है, ब्लू कलर वाले। ओके, तीनों का ये दिक्कत, रिप्लेस होके आके वही दिक्कत आ रही उसके अंदर। ठीक है, तो आपके पास फीडबैक क्या आया टेक्निकल टीम से या कोऑर्डिनेटर टीम से? टेक्निकल टीम वालों ने वापस से वो पहला वाला कंप्लेंट क्लोज करवा दिया, दूसरा कंप्लेंट लॉगिन करके दूसरा इन्वर्टर भेजते बोले। ओके, ठीक है, कोई नहीं। आप ये जो कंप्लेंट्स है ना, ये जो कंप्लेंट्स है 3 इन्वर्टर्स की, ये आपका जो टेक्निकल सपोर्ट पर्सन है उसको आप वो कंप्लेंट आईडी शेयर कर दो, ताकि मैं उनसे सुबह डिस्कस करके कंफर्म कर दूं किस टाइप का एरर है। संगम सर से मैंने शेयर किया हुआ है सर। कोई बात नहीं, एक बार इसको तीनों एक साथ भेज देना। ओके। हेलो सर, क्या नाम है, एक प्रॉब्लम हो रही है जी। प्रॉब्लम ये आ रही है कि जैसे अपना जो फॉल्टी इन्वर्टर है ना जी, अब जैसे डीलर वगैरह ने साइड पे लगाया तो वहां पर वो जाने के बाद ऑन नहीं हो रहा है, तो ऑन नहीं हो रहा है तो डीलर क्या करते हैं जी उस टाइम पे ना, या तो किसी टेक्निकल टीम से बात करके या आप आपस में ही कि ऑन नहीं हो रहा है, तो वो पीस उतार के ना अपनी शॉप में ले आते हैं जी, और वहां पर दूसरा पीस लगा देते हैं जो ऑन हो जाता है, जो चल जाता है जी। उसके बाद फिर टेक्निकल टीम जब हमें कंप्लेंट पा देते हैं, हम लोग वहां पर जाते हैं तो टेक्निकल टीम कहती है इसको ऑन करके दिखाओ। फिर उनसे बोलते हैं, डीलर से बोलते हैं कि आपने जहाँ से उतारा है वो साइड कहाँ पर है, तो वो कहते हैं वो साइड बहुत दूर है। तो इसी करके ना वो इन्वर्टर वहीं पर पड़ा रहता है जी, और उसका कोई हल नहीं हो पाता। ठीक है, देखो हाँ, ये भी दिक्कत है सर, बहुत सारी हमारे बिल्कुल पास। बिल्कुल, ये प्रॉब्लम आपको बहुत जगह देखने को मिल रही होगी। अब पॉइंट क्या होता है, कुछ डीलर डिस्ट्रीब्यूटर्स ऐसे हैं जो कि अपनी मर्जी से इन्वर्टर उतार के ले आते हैं, और आप सब जानते हैं कि सेल्स भी सपोर्ट करता है, कंपनी भी ध्यान देती है कि ठीक है 1-2 केस है, बट टेक्निकल टीम का पॉइंट क्या रहता है, अगर इंफॉर्मेशन सेम डे है, जैसे मैंने मीटिंग में भी बोला कि अगर डीलर भी किसी साइट पे जा रहा है या इंस्टॉलर भी किसी साइट पे जा रहा है, तो वो टेक्निकल टीम से उसी टाइम डिस्कस करके एसओपी डिटेल देके अपना प्रोसेस करवा सकता है। क्योंकि ऐसा क्या होगा, अब मान लीजिए उसने कहीं ना कहीं प्लस माइनस रिवर्स लगाए होंगे,
तो इन्वर्टर की डिस्प्ले ऑन नहीं होगी। इन्वर्टर की डिस्प्ले ऑन नहीं होगी तो उसको लगेगा कि भाई ये इन्वर्टर नहीं चल रहा, बट जब वो दूसरा इन्वर्टर लेके जा रहा होगा तो फिर उसने नोटिस किया होगा कि हाँ मैंने ये वायरिंग गलत करी थी तो ये अब सही लगी, इन्वर्टर चल गया। तो ऐसे भी केसेस आते हैं, बट हमें इसका ये ध्यान रखना है कि हमें उस डीलर को ये इन्फॉर्म कर देना कि सर आप इन्वर्टर बदलो, लेकिन आप एसओपी डिटेल प्रोवाइड कर दो ताकि वो हेडेक जो है आपके ऊपर आनी थी वो खत्म हो जाए और रिप्लेसमेंट का प्रोसेस हो जाए। 2 मिनट सर, उनका तो कभी वायरिंग गलत रहता था तो उनका दूसरा सिस्टम वही पे चलता ही नहीं था ना। तो ये वेरीफाई करने वाली बात है। देखो बोलने में और प्रैक्टिकली देखने में दोनों में डिफरेंस रहता है। जी वो तो पार्ट ले आते, ठीक है जी, हमें कहते हैं कि इसको चेंज कराओ, और टेक्निकल टीम जो प्रॉपर चीजें मांगती है उस टाइम पे हमारे पास होती ही नहीं है, और वो पीछे से कहते रहते हैं चेंज कराओ। उसके बाद फिर कोऑर्डिनेटर बोलते हैं कि कंप्लेंट क्लोज क्यों नहीं हो रही, इसका क्या चल रहा है, वो चल रहा है, बस उसी चीज में फिर आप सब जानते हैं कि रिप्लेसमेंट का प्रोसेस एसओपी के थ्रू है, सब जानते हो आप, कोई ऐसा सिंगल पर्सन नहीं होगा जिसको नहीं पता होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर किसी डीलर ने एक बार ही ऐसा किया है, ठीक है, एक बार ही उसको हम वार्निंग दे के बोल सकते हैं ठीक है सर आपका फर्स्ट टाइम के लिए हम रिप्लेस कर रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट टाइम अगर आप इन्वर्टर रिप्लेस कर रहे हो अपनी तरफ से तो आप वहाँ पे एसओपी डिटेल जरूर नोट करो। अब इससे लॉस क्या होता है, इससे ये लॉस होता है कि कहीं उस डीलर ने कोई गलती तो नहीं करी कि इन्वर्टर डैमेज होगा और चला नहीं। सेकंड, कहीं इन्वर्टर में कोई ऐसा एरर तो नहीं आ गया था जो कि बाकी इन्वर्टर्स में भी आ जाए। तो ये दो चीजें जो हैं ये वहाँ वेरीफाई नहीं हो पाती हैं, जिसकी वजह से टेक्निकल टीम को ये टेंशन रहती है कि मैं अपनी एसओपी में क्या डाल के दूंगा मैनेजमेंट को कि हम ये इन्वर्टर क्यों रिप्लेस कर रहे हैं। जी जी जी। और एक सर मैंने 10 किलोवाट का इन्वर्टर एक देखा था, उसमें क्या था ये ऑन ना होने की प्रॉब्लम थी जी, तो उसको ना खोलने के बाद वेरीफाई करने के बाद पता लगा था कि जो उसके स्विच है ना जो ऑन ऑफ वाला, उसकी वर्किंग ठीक से नहीं है। तो ये चीज मिली थी मुझे, तो फिर उसमें कुछ मेरे को मॉडिफिकेशन करनी पड़ी थी ऑन करने के लिए, तो वो ऑन हो गया था उसके बाद। राइट। देखो आप लोगों के जो भी केसेस रहते हैं, मान लो कोई भी इश्यूज रहता है, टेक्निकल टीम डिस्कस करते हैं, देखो दो ही कंडीशनें बनेंगी, या तो वो इन्वर्टर चलेगा नहीं या वो इन्वर्टर वर्किंग में आ जाएगा। अगर वो वर्किंग में आ गया तो वेल एंड गुड है। वर्किंग में आने के लिए आपने क्या एक्सरसाइज करी उसको टेक्निकल टीम नोट करती है और क्वालिटी टीम को शेयर करती है। सेकंड, अगर वर्किंग में नहीं आया तो क्या फॉल्ट है, किस वजह से वो प्रॉब्लम आई, सेम वो कंडीशन भी क्वालिटी टीम को डिस्कस होती है ताकि वो लोग भी वहाँ वेरीफाई कर सके और वो चीजों को रोक सके। जरा सा वेरीफाई क्वालिटी टीम को करने का बोलिए, बहुत सारे अपने नए सिस्टम फॉल्टी नहीं कर रहे हैं सर। बिल्कुल, आपको ये जो नए फॉल्टी सिस्टम है बिल्कुल हमारे पास भी उसकी डिटेल है, हमने भी उसका फीडबैक दे रखा है और उन्होंने ऑलरेडी पहले भी GX सीरीज का भी लोड चेक किया है, प्रो सीरीज का भी लोड चेक किया है। इससे क्या हो रहा है सर, मार्केट खराब हो रहा है। यस बिल्कुल, सेल पे इम्पैक्ट पड़ता है, हम सब जानते हैं इस चीज को। हाँ सर, ये दिक्कत तो मेरे में भी है। मेरे एक डीलर ने अभी 100 इन्वर्टर मंगवाए नए GX वाले, ठीक है, तो उसको 30 इन्वर्टरों में तो जो एसी साइड अपना कनेक्टर आता है GX में, उसमें 30 इन्वर्टरों में तो कनेक्टर ही नहीं आया नए में, और 20 इन्वर्टरों में तो जो कनेक्टर आया हुआ है उसमें से एक टर्मिनल ही गायब है अर्थिंग का, फेज और न्यूट्रल का है, अर्थिंग का टर्मिनल ही नहीं है। ओके राइट, ये प्रॉब्लम भी आता है। बिल्कुल। ये थोड़ा है ना सर, ये चेक करवाने वाला है कि भाई न्यू इन्वर्टर में ऐसा आएगा ना तो वो क्या डीलर और वो सब डिस्ट्रीब्यूटर सब है ना सर पे चढ़ जाएंगे कि भाई अगर न्यू ऐसा निकलेगा तो न्यू साइड पे हम कस्टमर को क्या बोलेंगे कि भाई रुको मैं तो थोड़ी देर में कर देता हूँ, ऐसे बोलेंगे तो वो बोल रहा है कि हमारी सेल डाउन हो रही है, हमारी इज्जत जा रही है, इधर काम नहीं कर सकते, हम मार्केट में खड़े नहीं हो सकते। ये वो हमको बोलता है तो फिर हमको कुछ हम सामने कुछ जवाब ही नहीं दे पाते। बिल्कुल, ये जो सारे फीडबैक्स हैं ये ऑलरेडी नोटेड हैं, उन सब पे आपको दिखता होगा कि वो इन्वर्टर जब दोबारा आ रहे होंगे कहीं ना कहीं अब बिल्कुल सही आ रहे होंगे, क्योंकि ये जो एसेसरी मिसिंग है या एसेसरी रॉन्ग आ रही हैं, आप जब टेक्निकल टीम को बोलते होंगे तो सेम डे क्वालिटी वाले भी या डिस्पैच वाले भी वहाँ से मटेरियल निकाल देते हैं, डॉकेट मिल जाता है, क्योंकि उन लोगों को भी ऑलरेडी रखता है कि ये इशू प्रोडक्शन का है और प्रोडक्शन पे इस प्रॉब्लम का कापा फील हुआ है और उस कापा का जवाब MD सर को देना पड़ता है।
तो ये ऑलरेडी चैन चलती है, हर एक चीज वहाँ पे नोटिस होती है और उस पे भी एक्शन होते हैं। सर एक क्वेश्चन था, जैसे कि अपना जो डीसी साइज की वोल्टेज वगैरह होती है, कई कई बार देखा है कि इन्वर्टर में वो मिसमैच होती है 10 से 20 वोल्ट का फर्क होता है। तो उसको लेके टेक्निकल टीम वगैरह कुछ अपडेट वगैरह कराती है, जिसमें कई कई बार ज्यादा टाइम लग जाता है क्योंकि टेक्निकल टीम ज्यादा बिजी होती है। तो ऐसा मतलब हम अपने ऐप के थ्रू वो अपडेट वगैरह नहीं कर सकते क्या? देखो, ये जो क्वेश्चन है ये आपका क्वेश्चन है प्रो सीरीज के 5 किलोवाट इन्वर्टर के साथ। बिल्कुल जी बिल्कुल। क्योंकि जब प्रो सीरीज 2025 में फर्स्ट टाइम लॉन्च किया था, तो उसमें जब वो इन्वर्टर फील्ड में गए तो फील्ड से एक फीडबैक आया कि कुछ इन्वर्टर्स के अंदर वी बस लो का एरर आ रहा है। जी जी। तो उस एरर पे जब वर्किंग करी R&D टीम ने, तो उससे कंफर्म हुआ कि इस एरर का जो रीजन है वो कैलिब्रेशन को लेके था कि डिस्प्ले कैलिब्रेशन एक्चुअल मैच नहीं कर रहा था। तो फिर उन्होंने इसके लिए क्या किया, R&D टीम ने कमांड दी, कमांड को मॉनिटरिंग एप्लीकेशन पे टेक्निकल टीम को दिया, तो वो कमांड अपडेट करने के बाद वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगी। सेकंड, प्रोडक्शन में जो ऑलरेडी उस टाइम लोड चला था और तब से अब तक चल रहा है, तो ऑलरेडी कैलिब्रेशन होके आ रहा है। आपको देखने को मिल रहा होगा कि स्टार्टिंग के इन्वर्टर्स में था वो, लेकिन बाद के इन्वर्टर्स में ये प्रॉब्लम नहीं है। हाँ जी, क्योंकि मेरे को डीलर ने कहा था कि रीस्टार्ट करने पे ठीक हो जाता है, बट 1 से 2 घंटे के बाद फिर से वो स्टैंड बाय लो में चला जाता है, तो अपडेट कराने के बाद ठीक चलता है। तो इस तरह से फीडबैक जो है प्रैक्टिकली फील्ड में जाने पे पता लगते हैं। कुछ फीडबैक्स ऐसे होते हैं और बहुत सारे फीडबैक ऑलरेडी कंपनी में ही नोटिस हो जाते हैं। जी जी सर, मैं अनुराग गाजियाबाद से बात कर रहा हूँ, यूपी से। ये एक हार्मोनिक डिस्टॉर्शन का हमने फीचर डिस्कस किया था शुरू में। सर, हमारी एक साइट पे कस्टमर रिपोर्ट कर रहा है कि उसकी लाइट फ्लिकर करती है डे टाइम पे, जब इन्वर्टर शाम को बंद हो जाता है उसके बाद वो नॉर्मल कंडीशन में आ जाती है। तो आई प्रिज्यूम ये हार्मोनिक डिस्टॉर्शन का ही इशू है, जो फ्रीक्वेंसी मिसमैच, या इसको सोल्यूशन कैसे दिया जा सकता है? रिपोर्टर आज ही उसने रिपोर्ट किया है। Yes. इनके साइट से लगे हुए 3 महीने हो गए हैं, तो फर्स्ट टाइम रिपोर्ट किया, तो आई प्रिज्यूम कि पहले नहीं था जो अभी आया है। या राइट, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है हार्मोनिक डिस्टॉर्शन। पहला पॉइंट कि कहीं ना कहीं ग्रिड वोल्टेज और इन्वर्टर के आउटपुट की वेवफॉर्म में कहीं ना कहीं डिफरेंस आ रहा है। सेकंड, अब ये डिफरेंस आने का एक और रीजन भी होता है कि जब हम इन्वर्टर पे AC टर्मिनेशन करते हैं तो कहीं ना कहीं न्यूट्रल की जगह अर्थ वायर और अर्थ की जगह न्यूट्रल वायर लगा देते हैं। इन्वर्टर वर्क करता है, लेकिन उसकी वजह से क्या हो रहा है, वो फ्लिकरिंग हो रही है, क्योंकि न्यूट्रल और अर्थ के रिस्पेक्ट में पोटेंशियल बढ़ रहा है, कम हो रहा है, बढ़ रहा है, कम हो रहा है। तो इस वजह से भी अप्लायंसेस फ्लिकर करते हैं। लेकिन तो सर ये सडन होने लगेगा, क्योंकि ये इन्वर्टर लगे सर 2 महीने हो गया, तो तब से ये डे 1 से होना चाहिए था, राइट? अगर ऐसा इंटरचेंज हुआ है तो। हाँ, डे 1 से अगर नहीं हो रहा तो इसका मतलब क्या है, इन्वर्टर स्टार्टिंग में चल रहा था, बट बाद में शायद वायरिंग में कोई चेंजेस हुआ है, तो उसकी वजह से ये फिर से स्टार्ट हुआ। दिस इज AC साइड प्रॉब्लम, राइट? यस यस, AC साइड ही प्रॉब्लम निकलेगी और 100% वही निकलेगी। मेरे को एक फीडबैक मिला था कि जितने भी टर्मिनेशन है AC साइड के, उन सबको वेरीफाई कराना है, कहीं पे कोई लूज कनेक्शन तो नहीं। क्या लूज कनेक्शन से नहीं, लूज कनेक्शन से फ्लिकरिंग नहीं करेगा। लूज कनेक्शन कहीं होगा तो वहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगी। जब आप लोड चलाओगे तो वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगी। वोल्टेज ड्रॉप होने पे क्या होगा, इन्वर्टर कहीं ना कहीं ग्रिड लॉस्ट फॉल्ट में चला जाएगा। या फिर वहाँ स्पार्किंग होगी, स्पार्किंग की वजह से बर्निंग हो जाएगी, बट फ्लिकर नहीं करेगा कंटिन्यू। क्योंकि लाइट फ्लिकर कर रही है, उन्होंने वीडियोस भी भेजे क्योंकि ट्यूबलाइट और बल्ब वो फ्लिकर कर रहे हैं। तो आई प्रिज्यूम AC साइड, लेकिन फिक्स जो आप कह रहे हैं कि वो हमको अर्थ और न्यूट्रल को देखना है कि वो राइटली कनेक्टेड है, मतलब अपनी पोजीशन पे कनेक्टेड, इंटरचेंज ना हुआ। क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि जब आप सिंगल फेज की वायरिंग में फेज, न्यूट्रल और अर्थ चेक करते हो तो आप सिर्फ नॉर्मली मल्टीमीटर से वोल्टेज चेक करते हो। भाई फेज टू अर्थ मेरा 230, फेज टू न्यूट्रल 232 आ रहा है, और न्यूट्रल टू अर्थ मेरा 2 वोल्ट आ रहा है। तो इससे ये वेरीफाई नहीं होगा कि कौन सी न्यूट्रल वायर है, कौन सी अर्थिंग वायर है। जब आप वोल्टेज चेक करोगे तब आपको पता लगता है कि मेरी न्यूट्रल वाली ये वायर बनती है और फेस वाली मेरी ये वायर बनती है। ओके, ठीक है सर। तो वो न्यूट्रल और अर्थ के वायर को वेरीफाई कराना, दैट्स व्हाट यू आर सेइंग। यस, ठीक है सर। ओके, श्योर, थैंक यू। सर मेरे को ना एक चीज पूछनी थी आपसे
आज जैसे मैं एक साइट पे गया था जी, तो वहाँ पर कस्टमर कह रहा था कि मतलब जो मेरी प्रोडक्शन है वो कम हो गई है। तो पैनल वाली टीम से ना सर से बात हो रही थी, तो उन्होंने एक सोलर रेडिएशन निकाल के दिया था मतलब हमारे एरिया का। तो थोड़ा उसके बारे में बताइए जी। देखो अभी विंटर सीजन स्टार्ट है, सबको कंप्लेंट है क्या आएंगी, सर जनरेशन लो हो रही है। पहले मेरे 6 यूनिट बनते थे पर किलोवाट, या फिर मेरे डेली के 30 यूनिट बनते थे, अब वो 12 बन रही हैं, 14 बन रही हैं। तो कस्टमर इस चीज को नहीं समझते। क्यों? क्योंकि जो डीलर वहाँ बेच के आया प्रोडक्ट, उसने क्या बोला, सर आपके रोज के 5 यूनिट बनेंगे और 30 यूनिट ये प्रोड्यूस करेगा। जी जी, ये बोल करते। तो अब कस्टमर उस बात को पकड़ के बैठ जाता है, वो ये नहीं देखता कि भाई धूप निकली है, क्लाउडी वेदर है या फॉग है, तो उस चीज को नोटिस नहीं करता। तो वहाँ पे थोड़ा सा देखो गाइड करने की बात है। हमें अपने डीलर को गाइड करना चाहिए कि सर पैनल की स्पेसिफिकेशन पे लिखा है 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर का रेडिएशन होना चाहिए और 25 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए, तब जाके वो पैनल पूरी पावर प्रोड्यूस करेगा। अब इसका थंब रूल क्या है? आप लोग कैसे इंश्योर कर सकते हो कि कितना रेडिएशन है? अगर मैं ये कहता हूँ कि मेरा 540 वाट का पैनल 13 एम्पियर पूरे दे रहा है, तो मैं ये समझूंगा कि मेरे वहाँ रेडिएशन जो है अप्रोक्स 1000 वाट, यानी कि 100% रेडिएशन चल रहा है। तो इससे क्या होगा कि मेरे को ये आइडिया लग जाएगा कि 10 किलोवाट का अगर मेरा प्लांट लगा है तो 40 यूनिट तो बड़े आराम से बनाएंगे। सेकंड, किसी कंडीशन में अगर उस पैनल से सिर्फ 6 एम्पियर ही आ रहा है, तो मुझे इससे आइडिया लग जाता है कि मेरे एरिया में वहाँ पे रेडिएशन ही 50% के नियर, तो यानी कि जिस प्लांट को 40 यूनिट बनाने चाहिए थे वो 20 यूनिट ही बनाएंगे। तो इस तरह से रेडिएशन का ही गेम है, क्योंकि सन का जो रेडिएशन है जब वो पैनल्स पे गिरती है, सन की लाइट पैनल्स पे गिरती है, तो उसी रेडिएशन से ही पावर प्रोड्यूस होती है। तो रेडिएशन बहुत मैटर करती है। कहीं रेडिएशन कम है, कहीं ज्यादा है। 1 किलोमीटर पे रेडिएशन धूप अच्छी निकली है, 1 किलोमीटर पे थोड़ा सा क्लाउडी होगा तो धूप कम होगी, तो पावर कम होगी। तो हम जब कंपेयर करते हैं तो हम ये बोलते हैं कि सर एक ही लोकेशन में 2 इन्वर्टर लगे हैं, एक में 10 किलोवाट पावर बन रही है, दूसरे में 6 किलोवाट बन रही है। बट वहाँ पे रेडिएशन बहुत मैटर करता है, कहीं ना कहीं डायरेक्शन भी मैटर करती है कि उस साइड पे साउथ फेसिंग में पैनल लगे हैं, दूसरी साइड पे साउथ ईस्ट डायरेक्शन है या फिर साउथ वेस्ट डायरेक्शन है, तो ऐसे भी कंडीशंस आती हैं। तो ऐसे जनरेशन के केसेस में हमें ध्यान रखना चाहिए। तो सर ये सॉरी मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, ये सर जो आपने बताया कि हमें करंट चेक करनी चाहिए, तो आपका मतलब ये है कि हम स्ट्रिंग साइड से, डीसी साइड से जो हमारी स्ट्रिंग है वहां पर करंट मेजर करें? यस यस, देखिए रेडिएशन को मेजर करने के लिए हमारे पास रेडिएशन सेंसर होना चाहिए, जो कि बहुत कॉस्टली है, पॉसिबल नहीं कि सभी के पास वो चीज हो। तो इसको वेरीफाई कैसे करते हैं? सेकंड थंब रूल, यानी कि अगर आपने 10 किलोवाट का प्लांट लगाया है और वो 7 किलोवाट ही पावर प्रोड्यूस कर रहा है, तो हम ये मान के चलेंगे कि 70% रेडिएशन मिल रहा है पैनल से। लेकिन अगर कहीं अब वो वोल्टेज और एम्पियर, डीसी साइड का वोल्टेज और डीसी साइड का एम्पियर, वो आपको बताएगा आराम से। तो डीसी साइड का एम्पियर यू मीन टू से कि वो डिस्प्ले में आ रहा होगा? क्लैम्प मीटर से चेक करो ना आप स्ट्रिंग का एम्पियर। हाँ, मतलब उस स्ट्रिंग के लिए वो चेक करें। यस यस। तो ओके सर, इससे रिलेटेड अगर कोई वीडियो हो तो प्लीज शेयर करिएगा। कोई इशू नहीं, आपको वीडियो मिल जाएगा। और इसका दूसरा, यूट्यूब पे आप रेडिएशन सेंसर्स को लेके आप चीजें चेक करेंगे सोलर प्लांट्स के लिए, तो आपको बहुत सारी चीजें उसमें देखने को मिलेंगी। क्योंकि रेडिएशन सेंसर जो है बेसिकली फिक्स डिवाइस होती है, उसको एक पर्टिकुलर बड़े प्लांट्स जो होते हैं मेगावाट स्केल के, वहाँ पे उस रेडिएशन सेंसर को फिक्स कर दिया जाता है। सन की लाइट जब रेडिएशन सेंसर पे गिरती है तो वो रेडिएशन नोट करता है। तो उसी तरह उस रेडिएशन को थंब रूल लेके चलो आप कि जितने एम्पियर पैनल से 100% आने चाहिए, अगर वो कम आ रहे हैं तो इसका मतलब रेडिएशन कहीं ना कहीं लो। ठीक है सर, थैंक यू। और एक बात बोलनी थी सर, मुझे एक पूछना था। अपना जो सिस्टम है वो उसको ऑनलाइन करने के लिए हर एक सिस्टम को प्रूव के लिए अलग से ऐप है, जीएस के लिए अलग से ऐप है, ये अपने दोनों सिस्टम के लिए एक ही ऐप नहीं रख सकती अपन? हाँ देखो, ये ऐसा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जब हम ये डिस्कस कर रहे थे तो हमने क्या बोला
कि अभी तक यूटीएल सोलर ने यूटीएल सोलर सन प्लस ऐप इंडिया में अपनी डेवलप ऐप निकाली है, अपना ही इंडियन सर्वर है और अपनी ही एप्लीकेशन के साथ डाटा लॉगर है। अभी तक जो हम यूज कर रहे थे वो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन थी, थर्ड पार्टी डाटा लॉगर था, जिसकी वजह से वो एप्लीकेशन डिफरेंट थी। बट अभी फ्यूचर में आप क्या देखोगे, यूटीएल सोलर के किसी भी टाइप के इन्वर्टर आए, किसी भी लुक के इन्वर्टर आए, उसकी एप्लीकेशन आपको कॉमन ही देखने को मिलेगी। क्योंकि एज पर एमएनआरई गाइडलाइंस क्या हो गया है कि अभी इंडिया का डाटा इंडिया में ही रहना चाहिए, तो इंडियन सर्वर ही यूज करना है, इंडियन डाटा लॉगर ही यूज करना है। और वो स्कैन करने के बाद भी जल्दी से वो अपग्रेड नहीं होता है। स्कैन करने के बाद अपग्रेड नहीं होता मतलब? जब अपन अपना यूटीएल सोलर का ऐप लेते हैं ना, समझो यूटीएल सोलर सन प्लस कभी लिया तो उसका डेटा लॉगर अपन स्कैन करते हैं, तो जल्दी से लॉगिंग नहीं होता है वो सिस्टम को। नहीं, लॉगर स्कैन कर रहे हो तो इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि एप्लीकेशन में जब आपने ऐप रजिस्ट्रेशन किया तो लॉगर सीरियल नंबर जब स्कैन किया तो जल्दी से स्कैन नहीं हो रहा है? नहीं, स्कैन नहीं हो रहा हो। देखो, स्कैन नहीं हो रहा, उसका रीजन ये भी हो सकता है कि क्या पता उस स्टिकर पे स्क्रैच हो, उस क्यूआर कोड पे कहीं ना कहीं स्क्रैचेस आ गए हो, जिसकी वजह से वो स्कैन ना कर पा रहा हो। आप उसको टाइप भी कर सकते हो, दोनों ऑप्शन है उसमें। टाइप करके देगा सब, बट वो क्लिक करने के होने के लिए दिक्कत होता है। कहा था मैंने, हम घर जा रहे हैं। नहीं होता, 100% होता है। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम लग रही है तो आप टेक्निकल टीम से डिस्कस करो, आप वेरीफाई करो उसको फिर से। नहीं, टेक्निकल टीम को हम पूछने जाए तो वीडियो भेज देते हैं, बोलते तुम कर लो। बिल्कुल अच्छी तरह से समझाते भी नहीं। अब आप सिंपल समझना, उनकी टेक्निकल टीम पिछले 6 साल से सिखा रही है कि यूटीएल सोलर एप्लीकेशन पे ये वाईफाई कॉन्फ़िगरेशन ऐसे करनी है, ऐप रजिस्ट्रेशन ऐसे करनी है। हमने फरवरी में मीटिंग करी, फरवरी में लास्ट मीटिंग करी, उसमें बिल्कुल बोला कि आज के बाद टेक्निकल सपोर्ट टीम एप्लीकेशन, ऐप रजिस्ट्रेशन और वाईफाई कॉन्फ़िगरेशन के लिए सपोर्ट नहीं देगी, क्योंकि ये 2 मिनट का प्रोसेस है। अगर आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन चीजों पे आईडी पासवर्ड बना सकते हैं तो आप इन्वर्टर की एप्लीकेशन के लिए भी आईडी पासवर्ड बना सकते हो। पर सर डीलर लोग नहीं मानते ना, वो तो खाली ऑनलाइन करने के लिए कंप्लेंट लॉगिंग करते हैं। डीलरों को भी हमने मीटिंग में बोला है कि ये 2 मिनट का प्रोसेस है, आप इसको सीख लो और अपने बंदों को भी सिखाओ, अपने इंस्टॉलर को भी सिखाओ, ये 2 मिनट का प्रोसेस है। अगर आपको लगता है कि कंप्लेंट लॉग करनी है और 4 दिन बाद मैं विजिट करूंगा फिर वो सोल्व होगी, तो आप वेट करो, कोई इशू नहीं है। लेकिन बेटर है कि आप खुद सीखो ताकि आप सेम डे ही वहाँ पे ऐप रजिस्ट्रेशन और वाईफाई कॉन्फ़िगरेशन कर सको। हम तो कॉन्फ़िगरेशन करवा देते हैं, बट वो जो प्लान सक्सेस उनके होने के लिए वहाँ पे मेल आईडी ना हो तो क्या कहते, पहले उनके हाथ से उंगली कर देते उसके अंदर, बाद में हमको जानने के बाद वो उसका मेल आईडी पासवर्ड भूल जाते, हमको फिर उसमें दिक्कत आ जाती। देखो, ये सब चलता रहेगा, ये दिक्कत नहीं है, ये प्रोसेस के पार्ट्स होते हैं, क्योंकि डीलर डिस्ट्रीब्यूटर्स उतने अवेयर नहीं होते हैं जितने हमारे सर्विस इंजीनियर होते हैं। क्योंकि हमें पता है कि एक बार आईडी पासवर्ड बन गया तो उसका आईडी पासवर्ड याद रखना चाहिए, ताकि फ्यूचर में जब हम लॉगिन करें दोबारा तो हमें पता होना चाहिए। तो वही दिक्कत है अरिन सर, वो उनको यहाँ ख्याल नहीं रहता है, फिर हमको ये करना पड़ता है उसके अंदर। तो कोई इशू नहीं है, आप उस आईडी पासवर्ड को फिर से फॉरगेट कर सकते हो, एप्लीकेशन के थ्रू ही आप पासवर्ड को फॉरगेट कर सकते हो। अगर आप आईडी भूल गए तो आईडी सिंपल है, ईमेल आईडी लगता है, तो ईमेल आईडी जो वो यूज कर रहा है तो वही लगाएगा, उसके अलावा तो कोई लगाएगा नहीं। एप्लीकेशन जो फॉरगेट हो सकता है ना? यस एप्लीकेशन से फॉरगेट होता है। ठीक है, ठीक है। आई थिंक मीटिंग टाइम इज ऑलमोस्ट इज ओवर, सो थैंक्स टू एवरीवन। आपके अगर कोई भी क्वेश्चंस रह गए हो तो आप अपने टेक्निकल पर्सन को मैसेज ड्रॉप कर दो, आप सबको उस मॉर्निंग उन सबके आंसर मिल जाएंगे। और हमेशा स्मार्ट और साइलेंट तरीके से आप वर्क करो, कस्टमर के सामने बिल्कुल ऐसा लगे कि हमारा इंजीनियर बहुत स्मार्ट है, जब भी आता है प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करके जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो फीडबैक हमें डीलर डिस्ट्रीब्यूटर से भी मिला है, कम्युनिकेशंस एंड कस्टमर के साथ हमेशा बेटर रखना चाहिए। हमें उनको एज ए
प्रॉम्प्ट कस्टमर ही ट्रीट करना चाहिए। ये हमारा प्रेस्टाइज कस्टमर है, इम्पोर्टेंट कस्टमर है, तो हमें उसी तरह से उसके साथ बिहेव करना चाहिए। इन्फॉर्मेशन प्रॉपर देनी चाहिए ताकि कोई भी कस्टमर ये ना बोल सके कि आपके इंजीनियर्स ऐसा बोल के चले गए, आपके इंजीनियर ये बोल के चले गए। तो ये चीजें हमें अवॉइड करनी है। और इम्पोर्टेंट एक और पॉइंट जो हमने बोला कि ऑनगिड पे जब आप जाओगे तो आप 5 मिनट की कस्टमर को ट्रेनिंग जरूर दोगे, क्योंकि इस पे अब आपका फीडबैक कॉल जाना स्टार्ट हो जाएगा कल से। तो जब आप किसी साइट को अटेंड करोगे तो ऑटोमेटिकली फीडबैक कॉल कस्टमर के पास जाएगा और कस्टमर से फीडबैक लिया जाएगा कि इंजीनियर ने क्या ट्रेनिंग दी है आपको। इसलिए इस चीज का ध्यान रखना। आपके कोऑर्डिनेटर भी इस चीज को इन्फॉर्म करेंगे आपको। थैंक्स टू एवरीवन, आप सबने मीटिंग ज्वाइन करी।